like configurations first. So we have to perform many things related to certificates. तो उसके बारे में मैं आज थोड़ा सा क्लियर करूंगा और थोड़ा और डिटेल आपको आज पता चलेगा इसके बारे में. देन मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट एवरीथिंग प्रैक्टिकली एज वेल. हो सकता है आज हम लोग कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करें, डिपेंड ऑन कि कितना टॉपिक हो रहा है. आपने इसके तो से एक सेट चीज कर क्या? क्वेश्चन था कल का हाँ जो जी। पढ़ाया था आपने, हाँ जी, उसमें से बोलिए। पीएनपी और जो जेट जीरो प्रोविजनिंग वाला था उसका पर्टिकुलर मतलब उन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सिर्फ इतना ही तो पीएनपी, नहीं हाँ, बस कि इतना ही डिफरेंस है, उसका नाम बदल दिया. अगर वो ZTP है तो वो वेबटेला के डिवाइस के लिए उस टर्म को यूज करते हैं, एंड PNP इज फॉर सिस्को, दैट्स इट. जब और पीएनपी कुछ नहीं सर्वर, उसमें. पीएनपी जो सर्वर है वो क्लाउड, सिस्को क्लाउड का है, सिस्को राइट? हेल्पर, हाँ, सिस्को का है, सिस्को हम्म, हेल्पर एड्रेस .com समथिंग करके वो है. अच्छा वो, ठीक है। हाँ जी. कल जो आपने वो दो एड्रेस दिखाए थे, एक जेटी विप्टेला और दूसरा हाँ हेल्पर वाला था, जी. क्लाउड सर्वर एक्चुअली. अच्छा। ओके. अब देखो, कल जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, दैट इज मोर इनटू कि हमारा एक यूज केसेस क्या है. मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, उसके बेसिस पे आपके पास यहाँ पर मतलब मल्टीपल कंट्रोलर्स आपको मिलते हैं और उनके बेसिस पे आपको अलग अलग फंक्शंस पता चले थे. तो जस्ट मैं क्विकली रिकॉल करता हूँ एक बारी, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड रेस्ट अदर थिंग्स आल्सो. ओके. यहाँ पर सो कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, दैट इज मेनली योर SD-WAN. SD-WAN, SD-WAN बेस्ड जितना भी कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था, वो सारा हमने देखा था कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर एक आर्किटेक्ट कैसे चलता है. कॉन्फ़िगरेशन तो हमने नहीं देखा था. आर्किटेक्ट में क्या क्या कंट्रोलर्स होते हैं, क्या क्या डिवाइसेस होती हैं वो. तो मैंने आपको हम्म. बताया था कि आपके पास एक वी मैनेज है. ऑल राइट. मैनेजमेंट प्लेन थिंग्स जो भी आपके यहाँ पर हैं, इट्स रिलेटेड टू वी मैनेज. मतलब आपका वी मैनेज बॉक्स ही है जो कि कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अवेलेबल है. सिंगल पैन ऑफ ग्लास, डे 0, हम्म. डे 1, डे 2, डे 3, ऑलवेज आपको ये रिक्वायर्ड होगा. दूसरा आपका एक कंपोनेंट हमने देखा था वी बॉन्ड, जो कि आपका ऑर्केस्ट्रेशन का काम करता है. स्टेशन. राइट. ऑर्केस्ट्रेशन मींस इट विल ऑथेंटिकेशन अलाउ एंड टू Get only the ऑथेंटिकेट devices. ऑल डिवाइसेस को ऑथेंटिकेट करता है. एंड फर्स्ट हम्म. पॉइंट ऑफ ऑथेंटिकेशन या फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पूरे फैब्रिक के अंदर. हाँ जी। फैब्रिक में मतलब मल्टीपल डिवाइसेस को मिलाकर एक फैब्रिक बना दिया गया. हम्म. फैब्रिक जिसको हम बोलते हैं सिस्को SD-WAN फैब्रिक. तो ये कंपोनेंट्स कहीं पे भी आप देखोगे तो रहेंगे ही. और आपका दूसरा कंपोनेंट था वी स्मार्ट. राइट. वी स्मार्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था वी स्मार्ट इज इक्वल टू कंट्रोल कंट्रोल प्लेन. प्लेन. राइट. जितना भी मतलब आपका कंट्रोल प्लेन से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे आपका राउटिंग डिसीजंस हो गया या बेस्ट पाथ कैसे सेलेक्ट होगा, तो वो सारा का सारा आपका वी स्मार्ट करेगा. जो कि हमारा पहले राउटर में ही होता था. और आपके एज, एक्चुअल जो राउटर्स हैं उनको हम यहाँ पे वी एज या सी एज बोल सकते हैं. सी राइट. एज का मतलब सिस्को डिवाइस. सिस्को राउटर होगा तो सी एज होगा, और अगर वी एज है तो उसका मतलब चलो। विप्टेला का विप्टेला. डिवाइस है. और राइट. हर एक डिवाइस आपका क्या करता है, टनल फॉर्म करता है. जैसे मान टनल लो होता. राइट. यहाँ से यहाँ तक भी आपकी एक टनल बनती है, DTLS टनल. बट वी बॉन्ड के साथ ये परसिस्टेंस टनल नहीं होती. राइट. इट्स नॉट आइडल हो जाती परसिस्टेंस है. टनल. राइट. हाँ, एक बार ऑथेंटिकेशन हो गया, देन इट्स बिकम आइडल. एंड फर्स्टली इट विल कॉन्टैक्ट टू योर वी बॉन्ड. on vbond will then give details about the vmanage and vsmart. Then it will try to connect with vmanage. vmanage के साथ भी ये आपका टनल इस तरीके से बनाता है. so this is your DTLS tunnel again. And within this DTLS tunnel we use netconf protocol. नेटवर्क प्रोटोकॉल. राइट. जितना भी कॉन्फ़िगरेशन आप netconf के थ्रू पुश करते हो,
अपार्ट फ्रॉम दैट हियर ऑल्सो वी हैव सिमिलर थिंग। आपका वी स्मार्ट के साथ भी ये क्या बनाता है, DTLS टनल। लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रोटोकॉल चलेगा वो चलेगा OMP, OMP, right. ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसकी होती है 250 AD वैल्यू, Okay. इसका 250, ओके। 250। यहाँ पे OMP चलेगा और ये जो टनल होती है दिस इज योर DTLS टनल। DTLS टनल। वी स्मार्ट और वी मैनेज के बीच में भी एक आपकी टनल बनती है। अब ये सारे टास्क मैंने आपको बताया था ऑटोमेटेड हो जाते हैं, बस आपको उसको करेक्ट कन्फिगर करना है। अगर मान लो आपका पैरामीटर वी मैनेज, हाँ वी मैनेज के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तब कभी DTLS टनल नहीं बनेगी। ओके, हमें बस वो IP एड्रेस और पैरामीटर सही चूज करने हैं, उसके बाद ये सारे हाँ, अपने आप इनकैप्सुलेशन बन जाएंगे वगैरह भी टनल्स। आपको देखना है कि वहां पे आपने लगाया है या नहीं। ओके। अगर मान लो आपकी रीचेबिलिटी नहीं है, आपने इनकैप्सुलेशन वाला पार्ट छोड़ दिया, मिस कर दिया, या लिंक आपने गलत कन्फिगर कर दिया, तब तो नहीं होगा। ओके। मतलब आपको ये सब चीजें मतलब ध्यान से करनी होती है फर्स्ट टाइम। एक बार ही हो गया तो वो इंटीग्रेट हो जाता है फिर इजीली। दूसरा आपका यहाँ पर भी देखो DTLS टनल बनी हुई है, अंडर दिस DTLS टनल हमारा यहाँ पे OMP रन कर रहा होता है। और लास्ट आपका एक था कि जो टनल कंट्रोल प्लेन, VH to VH चलती मतलब है। डेटा प्लेन जहाँ पे हमारा, जहाँ पे डेटा फॉरवर्डिंग जो हम कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हमारे पास जो भी जितना भी IP आपका सक चलता नहीं है, इट इज टोटली योर IPsec। देयर इज ऑप्शन, इधर यू कैन गो विथ है, IPsec और GRE और GRE। वो, राइट। दो तो बाय इनकैप्सुलेशन डिफॉल्ट ऑप्शन IP मिलते हैं। सक था, हाँ, राइट। IPsec ही रहता है, हाँ जी। ओके। और ये टनल के अंदर आपका बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग देखने को मिलती है विद द हेल्प ऑफ ये तो VFD। ओके। ये पूरा आर्किटेक्ट था। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो लिंक है तो आप फुल मेश बना सकते हो साइट्स के बीच में, और आपका लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटेड हो जाती है। तो ECMP था SD ना वैन, उसमें। हाँ जी, ECMP के, ECM विद हेल्प ऑफ ECMP, इक्वल कॉस्ट हम्म। मल्टीपल पाथ। तो SD वैन आपको क्या करता है कि फुली सिक्योर फैब्रिक प्रोवाइड करता है। अगर आप लेगेसी नेटवर्क से कंपेयर करोगे तो ये सब चीजें आपको अचीव करने के लिए काफी मतलब कॉन्फ़िगरेशन भी करना राइट पड़ेगा, राइट, और बहुत मे भी आपको कॉन्फ़िगरेशन कर। एडिशनल डिवाइसेस भी लगानी पड़े। हम्म। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे देखते हैं, लेगेसी नेटवर्क में हमें रिजॉल्व करने को मिल जाता है। दूसरी चीज, लेगेसी नेटवर्क में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने कोई डिवाइस प्लग इन प्ले किया ऑटोमेटेडली कुछ हो जाए, या उसमें आपको स्क्रिप्ट वैलेस बना कर आपको पुश मार दो डायरेक्टली। तो ऑटोमेशन हम्म। में भी काफी मतलब फोकस किया गया कि कुछ चीजें ऑटोमेटेड हो जाएं। और साथ साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए और प्रॉपर वे में उसको करने के लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पर आपका ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही लिंक को यूज करके, या MPLS और ILL को ही यूज करके, इंटरनेट लीज लाइन को यूज करके ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस या अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को कनेक्ट कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन यूज एनी ट्रांसपोर्ट मीडियम, हम्म। चाहे वो ब्रॉडबैंड हो तब भी चल जाएगा। ओके। हाँ, ट्रांसपोर्ट मीडियम आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, नहीं। नहीं, और ओके। साथ साथ अगर आपका वायरलेस भी है, LTE 4G 5G, एनी ट्रांसपोर्ट मीडियम कोई भी आप यूज करते हो, इट्स ऑल गुड, मतलब ये चल जाएगा। एंड एज सच आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती इस टाइप के नेटवर्क में। और एंड इसके अच्छा। अलावा जो हमने देखा था कि आपका एक लेगेसी नेटवर्क में सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं रहता है, कि हर एक डिवाइस का इंडिविजुअल कंसोल होता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, और आप अपनी सभी डिवाइसेस को मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। NMS का फंक्शन भी आपको मिलता है यहाँ पर। मतलब आप हर एक डिवाइस को, अगर मान लो आपका वी बॉन्ड या हम्म। मतलब ये सी एज राउटर डाउन हुआ, इफ यू लॉस कनेक्टिविटी, या आपका इंटरफेस अगर डाउन हो रहा है इसका कोई भी, जो भी आपका वैन डिवाइस है, तो यहाँ पे इवेंट जनरेट होगा। तो ये इवन सारे फंक्शंस मिलते हैं, मॉनिटरिंग, CPU यूटिलाइजेशन, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो, सेंट्रलाइज कर सकते हो सारा कॉन्फ़िगरेशन। और जो मैनेजमेंट प्लेन के पर्सपेक्टिव से देखो तो आपको बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन करने का मेथड मिलता है। तो CLI है ही, CLI से आप स्क्रिप्ट बनाकर पुश कर हम्म। सकते हो, जो कि हम देखेंगे। दूसरा आपका टेम्पलेट बेस्ड, टेम्पलेट्स आपके ग्राफिकली बनेंगे और उसको पुश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओके। नेटकॉन्फ। हम्म। और इसके अलावा जिसको ऑटोमेशन आता है, जैसे API से इंटीग्रेट कर दिया आपने, और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑटोमेशन आपने चला दिया, पाइथन स्क्रिप्टिंग या कुछ हम्म। इस तरीके का, तो इसके लिए बहुत सूटेबल है ये, जिसको स्क्रिप्टिंग वगैरह आती है। तो स्क्रिप्टिंग इसका एक अलग पार्ट होता है, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट बनाकर पाइथन की, या आपकी जो आती है एनिसबेल हो गया, एंसिबल ये हो गया। सारे, हाँ, ये सारा आपका यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो ओके। मतलब मल्टीपल फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
अब दूसरी, ये तो एक मतलब मेजर चेंजेस जो आप देख रहे हो वो हो गया। दूसरा, कंप्लायंस से सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी काफी इफेक्टिव है एसडी वैन, जो कि हमें एक लेगेसी नेटवर्क्स में नहीं देखने को मिलता। जैसे आपका यहाँ पे आते हैं, जैसे आप देखो कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी के बारे में एसडी वैन क्या कहता है। कंपनीज हैंडलिंग क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन and are required to maintain data in secure manner that reduce the likelihood of sensitive financial data from being stolen. If merchants fails to securely handle credit card information, that could be hacked or used to make fraudulent purchases. Additionally, sensitive information about the cardholder could be used in identity fraud. As the attack surface at the branch continues to increase, the need of protect sensitive information with the right security capabilities within the branch site before the data is tunneled over the data center is critical. यहाँ पे आपको मतलब बताया जा रहा है कि अगर आप एक ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करते हो और अगर आपको कोई सेंसिटिव डेटा है या कंपनी के लिए डेटा की इंपॉर्टेंस है, तो जो भी आपका ट्रैफिक जा रहा है ब्रांच ऑफिस से आपके डेटा सेंटर में या कहीं पे भी, तो वो सिक्योरली जाना चाहिए प्रॉपर। एंड टनल आप कर रहे हो, तो उसके बाद यहाँ पे आ रहा कंपनी दैट स्टोर्स प्रोसेस और ट्रांसमिट कार्ड होल्डर्स डेटा रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट ऑल द पैकेट दैट लीव द ब्रांच बाय stateful firewall and IPS solution and this is required before the data is tunneled over to data center। यहाँ पे मतलब आप कभी भी कोई डेटा सेंटर की तरफ अपना ट्रैफिक भेज रहे हो तो वो सब इंस्पेक्ट होना चाहिए प्रॉपरली। अगर आपका सेंसिटिव डेटा है, लाइक आपकी कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है, इवन दो नहीं भी करती, तो आज की डेट में डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कंपनीज। सो उस पर्सपेक्टिव से देखते हो तो सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस होना चाहिए ब्रांच ऑफिस में। अब आप मतलब हर एक डिवाइस सेटअप नहीं कर सकते, आईपीएस, आईडीएस, फायरवॉल, राउटर सारा। अगर आपका इतना मतलब बजट नहीं है कि हर एक साइट पर अलग अलग फायरवॉल्स लगाओ, सो एसडी वैन विल प्रोवाइड ऑल दीज फीचर्स। बस आपको वो लाइसेंसेस इसके साथ बाई करने होते हैं, तो आपको वो सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं विद इन सिंगल बॉक्स। एंड जो राउटर्स हैं नॉर्मली, अगर आपने एक ट्रेडिशनल नेटवर्क में राउटर देखा होगा तो हार्डली उसमें रैम वगैरह कितनी होती है, 1 GB, हम्म 1 GB, 2 GB, आजकल तो काफी आ रहे हैं। पहले के देखो तो केबीज मतलब एमबी में होता था उसको उसमें। जैसे सिस्को के पुराने राउटर्स आप देखो, 2600 सीरीज, 2600 सीरीज या 2811 या उससे भी पुराने 1900 सीरीज, ये सारे डिवाइसेस पुराने चलते थे, हमें मिलते थे। आज की डेट में जैसे एसडी वैन में आप लगाओगे तो इसमें 8 GB रैम रहेगी, 4 कोर सीपीयूज या 16 GB रैम, 8 कोर सीपीयू, इस तरीके का आपको मिलेगा। तो बहुत हाई एंड राउटर्स मिलते हैं, मतलब पूरी फंक्शंस जो भी आपकी सिक्योरिटी के उस फायरवॉल पे, उस राउटर पे चला सकते हो, फायरवॉल के फंक्शंस भी। हम्म सो ऑलमोस्ट मतलब आपको सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाता है। द सॉल्यूशन इज डिप्लॉय एंड मेंटेन सिस्को एसडी वैन विद इन योर वैन इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच अलाउज यू टू मैनेज योर एसडी वैन नेटवर्क centrally via Cisco. We manage GUI and leverage the security capabilities embedded natively in the SD-WAN single pane of management to secure traffic within remote site before it is tunneled over the data center। मतलब अगर आप कोई डेटा भेज रहे हो ब्रांच टू किसी डेटा सेंटर में, तो वो सब सिक्योरली जाना चाहिए, जो कि हम देखते हैं एसडी वैन के अंदर जाएगा ओवर आईपी से टनल एज वेल। वो सब इंस्पेक्ट भी होना चाहिए जाने से पहले। तो आपके पास यहाँ पे पीसीआई कंप्लायंस के अंदर, जो पीसीआई कंप्लायंस एक होता है कि अगर आपका कोई सेंसिटिव डेटा है, तो अगर आप पीसीआई कंप्लायंस डेटा सेंटर फॉलो मतलब कर रहा है, तो वहां पर आईपीएस और फायरवॉल होना मैंडेटरी है। तो बेसिकली आपका ये कंप्लायंस भी विद इन राउटर ही मिल जाता है, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो कोई स्पेशल इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, जो सिस्को में हम आईएसआर में डालेंगे, लाइसेंस तो होगा क्या इसका कोई? तो जो आईओएस है इसका, वो कौन सा वर्जन रहता है इसका सिस्को? आईओएस आपका 16.3 से एबव होना चाहिए। तो वो फायरवॉल हाँ, कैपेबिलिटी फायरवॉल में एक रहता है उसमें? फाइल डालनी पड़ती है सिक्योरिटी वाली, हम्म फायरवॉल में उसको लोड करके। तो वो मैं हम्म आपको दिखाऊंगा कौन सी फाइल होती है, उसके बाद आप जब पुश करोगे हम्म तो वो भी आपका प्रॉपरली हो जाएगा।
अच्छा। और उसके बाद वो ओके। सिग्नेचर्स वगैरह जो भी चाहिए आ जाते हैं। दूसरा आप देखते हो एक ट्रेडिशनल नेटवर्क में कुछ अपग्रेड करना है, मान लीजिए आपके पास 100 डिवाइसेस हैं, अपग्रेड करना है, तो नॉर्मली हम कैसे करते हैं आईओएस अपग्रेड राउटर वगैरह में? तो टीएफटीपी सैप टीएफटीपी डिप्लॉय वगैरह कर कर देते लेते हैं। हैं। हम्म अब यहाँ पर क्या फायदा, आपने वी मैनेज पे लोड किया हम्म और वो इमेज पुश कर दी, वो अपने आप होता रहेगा, अपग्रेड हो जाएगा, पूछता भी रिस्टार्ट करना, रिस्टार्ट कर देगा खुद ही। हाँ, मतलब बी मैनेज के तो ये हाँ, आपका वी मैनेज से थ्रू। पुश करके आप जब भी आपको लग रहा है करना है, तो आप पूछता भी है कि बूट इससे करवाना है या उससे करना, पुरानी वाली जैसे उसमें पूछता है। तो समझ। सेंट्रलाइज अपग्रेडेशन मेंटेनेंस की एक्टिविटीज भी आप वहीं से कर सकते हो, हम्म इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग वन बाय वन। हम्म तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कंप्लायंस के अंदर आपको सिक्योरिटी कंप्लायंस में चाहिए। एप्लीकेशन फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, एप्लीकेशन फायरवॉल विद यूआरएल फिल्टरिंग, मतलब कौन सा फंक्शन इनेबल करना वहां पे पूछता भी है। डायरेक्ट क्लाउड एक्सेस, एप्लीकेशन फायरवॉल, अगर आपको डायरेक्ट क्लाउड एक्सेस देना तो आप मैलवेयर प्रोटेक्शन, डीएनएस सिक्योरिटी, ये सब सारे लगा सकते हो। डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, एप्लीकेशन इंट्रूजन, यूआरएल फिल्टरिंग। अब डीआई दे रहे हो, अगर किसी साइट पर डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस दे रहे हो, तो आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है। एप्लीकेशन इंट्रूजन, यूआरएल फिल्टर, एडवांस मैलवेयर प्रोटेक्शन, डीएनएस सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आप इनेबल कर सकते हो। हाँ, इस पर तो यूजर रिक्वायरमेंट जैसा है वैसा हाँ, पॉलिसी क्रिएट करना है। यस, तो ये अगर जो आपके जो पास वी थ्रू वी मैनेज ही करेंगे ना हम, ये जी सारा फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन। वी मैनेज, वी मैनेज में एक सिक्योरिटी का अलग से ऑप्शन दिया गया, सिक्योरिटी पॉलिसीज का, वहां से। अच्छा अच्छा। ओके। हम्म तो ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था कि क्या क्या हो सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स हम विद इन एसडी वैन कवर करते हैं। तो अब एसडी वैन में जो राउटर्स लगेंगे, इट्स नॉट लाइक कि वो आईपी के बेसिस पे ही डिसीजन ले रहा है, इट इज फुली अवेयर अबाउट द एप्लीकेशन ऑल्सो। इसके अलावा बहुत सारी जो हम देखते हैं एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग करते हैं, जो कि नॉर्मली हम राउटर्स में अचीव करते थे, पीबीआर, आप लोगों को याद होगा, पॉलिसी बेस्ड पॉलिसी पे। राउटिंग, या हाँ जी। पीबीएफ बोलते हैं। हम्म राइट राइट। मतलब मान लीजिए कि आपके पास पॉलिसी। दो लिंक हैं आईएसपी के, हम्म इट्स योर आईएसपी वन एंड दिस इज योर आईएसपी टू। सो अगर आपके हम्म पास ये मान लो कि यहाँ पे राउटर वगैरह कोई भी डिवाइस लगा है, अब अगर आप चाहते हो कि ये आपका ट्रैफिक वैन वन और वैन टू है मेरे पास, तो पीबीआर में हम क्या बोलते थे, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए नेक्स्ट पीबीआर हम वन। जो राउटर लगाते थे वो L4 तक ही लगता था। मान लो मुझे हम्म 888 मेरा डेस्टिनेशन है हम्म और सोर्स है 10.1.1.1.0/24। मैं चाहता हूँ कि इस सोर्स से जब भी इस डेस्टिनेशन को जाए तो लिंक नंबर 2 फॉलो करे। हम्म राइट। इस तरीके की पॉलिसीज हम पीबीआर में लगाते थे। हम्म तो ये डेस्टिनेशन आईपी बेस्ड पॉलिसीज थी नॉर्मली। अब जी। एसडी वैन के अंदर आप क्या लगा सकते हैं, एप्लीकेशन अवेयर पॉलिसीज, मतलब एप्लीकेशन के साथ भी डिसाइड कर सकते हो कि इस एप्लीकेशन के लिए इधर से जाए, इस एप्लीकेशन के लिए इधर से। फॉर ओके। एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ जितने सैस एप्लीकेशंस हैं, मतलब आपके पास जितने भी हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशंस हैं, या मेरे लिए जो ऑफिस के लिए क्रिटिकल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक हो गया, या आपका 365 हो गया, या आपका सैप सर्वर्स हो गए जो क्लाउड पे रखे हैं आपके, या कोई ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, या आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, इन सब के सारे ट्रैफिक कहाँ से जाए, लिंक नंबर 2 से। ओके। अब ये पॉलिसीज भी आप लगा सकते हो, एप्लीकेशन अवेयर पॉलिसीज। और जितना जनरल कैटेगरी का ट्रैफिक है वो आपको कहाँ से जाए, वैन वन से। हम्म। तो अगर ये स्पेसिफिक एप्लीकेशंस मैच करेंगे तो इधर से जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, बैंडविड्थ सैचुरेशन जो होता था कि यार लिंक पे आप एक लिंक आपने मतलब अपने एप्लीकेशंस को जो आपको फास्ट स्पीड में चाहिए उसके लिए कर रखा है, उस पे जनरल ट्रैफिक जाएगा नहीं कोई। हम्म। और ये पॉलिसी हमने बना दी। आईपी बेस इसमें है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है, या मतलब उसका भी आईपी बेस्ड प्रोविजन है, है? आईपी बेस्ड तो मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव हो गया ना। मतलब वो प्रोविजन है वैसे, हाँ लेकिन जी, ये इसने अभी दिया इसमें एप्लीकेशन हम लोग थोड़ा सा मोस्टली। एडवांस हिस्ट्री देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे थोड़ा सा इसमें हमें पता चले क्या इन्हांसमेंट हुआ है। नहीं नहीं, हम आईपी गॉट इट। बेस्ड इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, ठीक, ओके। अगर कोई डिवाइस एप्लीकेशन बेस्ड सपोर्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स आईपी बेस्ड इट विल सपोर्ट, मतलब वो फीचर है ही, इनहेरेंट, इनहेरिट कर रहा है वो ऑलरेडी। मेन फीचर की एप्लीकेशन लेयर पे भी हम अपना हाँ, फिल्टरिंग लगा सकते एप्लीकेशन हैं ना। लेयर पे भी, क्योंकि हम्म पीबीआर पहले से था, आपका राउटर भी कर लेगा आईपी बेस्ड, तो हाँ, सिंपल। आईपी पे सब राइट। कुछ कर लेगा, लेकिन एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करना एप्लीकेशन वो राउटर सब आपके नॉर्मल लेगेसी ट्रेडिशनल, राउटर्स नहीं कर नहीं पाएंगे। ट्रेडिशनल राउटर नहीं करते। हाँ जी। हम्म
ISR वगैरह में वो फाइल वोल हाँ, डाल के होता हम है। कुछ करते हैं, जैसे आप स्काइप की ट्रैफिक के लिए अपना वो जो क्यूएस पे लगाते हैं, वो तो क्यूएस के लिए होता है, लेकिन वो आप कर वो तो सकते बैंडविड्थ मैनेजमेंट हो गया। हैं। हाँ, बैंडविड्थ हो जाता है। इसके अलावा आप उसमें अब हुँ, SD वैन के अंदर ये भी है कि हुँ, आप आपके पास क्या है, मतलब अब वैन मैनेजमेंट के लिए आपके पास फंक्शंस क्या रहते थे, जैसे हम लोग देखते हैं अभी वैन मैनेजमेंट के लिए SD वैन के अंदर क्या और फंक्शंस मिल जाते हैं हमें। मान लीजिए कि आपका जो लिंक में फ्लैक्चुएशंस होता है, तो एक तो हुँ, होता है लेटेंसी। हुँ, लेटेंसी का मतलब होता है कि फिक्स इंटरवल पे आपका मतलब कितना टाइम लग रहा है पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। जैसे मान लीजिए मुझे आ रहा है 8 ms, मैं गूगल को पिंग कर रहा हूँ तो 8 ms लग रहा है, इसका मतलब मेरी ये नॉर्मल लेटेंसी 8 ms की है, करेक्ट, गूगल तक जाने के लिए। अब उसमें आता है कि जो माइनर डिफरेंसेस हो रहे हैं, फ्लैक्चुएशन, उसको बोलते हैं जिटर। हाँ जी। तो मान लीजिए कि मैं कॉन्टिन्यूअस लेटेंसी 8 है, लेकिन कई बार क्या हो जा रहा है कि ये 12 तक जा रहा है, फिर 2-3 पैकेट 12 तक गए और उसके बाद फिर से क्या हुआ, 8 पर आ गया। हुँ, तो ये मेरा जिटर हो रहा है, छोटा छोटा माइनर फ्लैक्चुएशंस हो रहे हैं जो कि हमें दिखता है। जिटर, लेटेंसी, और उसके बाद जो है पैकेट ड्रॉप, इन सारे क्राइटेरियाज को भी हम पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने बोला कि लिंक 1 से मेरा ट्रैफिक जाए, बट मान लो मैंने यहाँ पे बोला माइक्रोसॉफ्ट टीम और जितना वीडियो ट्रैफिक है, वॉइस ट्रैफिक है, लिंक 1 को फॉलो करे, बट मैंने एक टारगेट दिया कि इस ट्रैफिक को तभी पास करना जब ये इस SLA टारगेट को मीट करे। और हुँ, उसमें मैंने डाल दिया कि यार मेरा जो लेटेंसी है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। 20 ms। तो इसको भी मॉनिटर करता रहेगा। हुँ, इसके साथ साथ आपने अगर मान लो बंडल करके दोनों लिंक पे डाल दिया, तो जिस लिंक पे बेटर बैंडविड्थ होगी उस पर्टिकुलर टाइम, उसी से ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। हुँ, तो डायनेमिक एप्लीकेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन SLA, ये भी आपको मिल जाता है इसमें। हुँ, अगर आपने बोला कि ऐसे लिंक से ट्रैफिक फॉरवर्ड करना जिसपे ड्रॉप क्या हो, 0%, और उसका लेटेंसी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 या उससे कम ही रहे एटलीस्ट, देन वो दोनों में से चूज करेगा, जिस भी लिंक पे बेटर होगी बैंडविड्थ वो पास कर देगा। तो ये सब आपके पास एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हम एक पर्टिकुलर SD WAN नेटवर्क या फंक्शंस में देखते ही हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया है क्या? जैसे बैंडविड्थ कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मान लीजिए वीपीएन लिया या ब्रॉडबैंड हम यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई बैंडविड्थ की आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट आप उसी के हिसाब से चलाइए। मिनिमम क्राइटेरिया कुछ नहीं है? नहीं, जितना मिनिमम होना क्राइटेरिया कुछ नहीं, अच्छा, डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशंस, योर क्रिटिकलिटी, उसी के अच्छा, बेसिस पे मिनिमम रिक्वायरमेंट डाल देगा। तो मान लो 10 MBPS डाल दिया, किसी को जरूरत ही नहीं है, हुँ। फिर वो तो कहेगा अननेसेसरी मेरे लिए बर्डन हो रहा है, मैं इस वो पे साइट पे ILL जितने जितने करूंगा। यूज़र्स हैं रिमोट साइट हाँ, पे उस पे उसके डिपेंड बेसिस करता पे, है। उसके बेसिस पे टोटली हुँ, फ्लेक्सिबल है। हुँ, जी। अब यहाँ पे यूज केसेस दिखा रहा है IPS के। अब देखो, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे IPsec मैंने बताया कि साइट्स के बीच में वैनिश टू वैनिश ऑटोमेटेड हो जाता है। अ, देखो ये अब इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। द फर्स्ट सिक्योरिटी पिलर इन PCI compliance is establishing a secure transport. IPsec communications are established across transport between WAN edge devices via key exchange to authenticate and encrypt. In Cisco SD-WANs, once the control plane communication is established between WAN edge devices and vSmart controllers, each of the WAN edge device generates a pair of key, an encryption key and hashing key per transport route. We have a true transport route, hence two encryption keys are generated from WAN edge. Encryption key and encryption key 2. The encryption key and hashings are sent to vSmart as a OMP update from WAN edge devices. The controller reflects the key towards the destination WAN edge. जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, यहाँ पर दो दो सबनेट्स हैं। तो अब देखो बेसिकली मैंने आपको बताया था एक चीज कि यहाँ पर आपका फेज 1 का कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें, करेक्ट, डायरेक्ट की एक्सचेंज हो जाती है। कल भी मैंने राइट। थोड़ा सा इस पर डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कंट्रोल प्लेन को जैसे सिक्योर्ड कर रहा है, क्योंकि हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं,
तो डेटा प्लेन हमारा प्राइवेसी इंक्रिप्शन कैसे चल रहा है इसके अंदर वो देखो। तो आपने क्या किया, अब सबसे पहले मान लो आप वैन एज और वैन एज 2 के बीच में आपका कंट्रोल प्लेन स्टैब्लिश हो गया, मतलब ये वी स्मार्ट से कनेक्ट हो गया, ये भी वी स्मार्ट से कनेक्ट हो गया। अब ये अपनी, मान लो कि आपके जो राउट्स हैं, आपके आपके लैन सेगमेंट्स जो है यहाँ पर, और यहाँ पर जो लैन के राउट्स हैं, सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास क्या है, अ, दो साइट्स हैं, तो यहाँ पे दो सबनेट्स हैं, तो यहाँ पे दो कीज ये जनरेट कर रहा है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपके वैनएज से कोई डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट है, एक अभी रूल और बता दे रहा हूँ इसमें, एक आपके पास क्या कोई अगर डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट्स है, स्टैटिक राउट है, इंटर ओएसपी मतलब आपके पास इंट्रा ओएसपीएफ राउट्स हैं, ओएसपीएफ राउट्स हैं, या ईआईजीआरपी के राउट्स हैं, रिप वगैरह तो मेरे ख्याल से नहीं चलता, बट लेट्स कवर डायरेक्टली कनेक्टेड स्टैटिक राउट्स, ओएसपीएफ राउट्स, ये सारे राउट्स जो भी हैं आपके, जैसे ही आपका ओएमपी कनेक्शंस के साथ बनता है वी स्मार्ट के साथ, अगर कोई यहाँ पे सबनेट है, तो ये सबनेट्स क्या होते हैं लोकली, जो भी आपके पास यहाँ पे होते हैं, ये हमारे यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओएमपी के अंदर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा सबनेट है 10.1.1.1.0/24, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरी टनल स्टैब्लिश हो गई यहाँ पर, कंट्रोल प्लेन मेरा इसके साथ बना, इसने की एक्सचेंज किया, इधर इसने भी की एक्सचेंज किया, हमारा आईपी सेक टनल बन गया। और साथ साथ क्या होता है कि जो अपडेट्स हैं, ओएमपी अपडेट्स, वो भी चलती रहती हैं डीटीएलएस के थ्रू। तो अब जैसे ही ये यहाँ पर ओएमपी आपका एक्टिवेट होता है, तो ओएमपी क्या करता है, रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। अगर ये नेटवर्क टाइप है, बाय डिफॉल्ट कुछ करना नहीं पड़ता, ओएसपीएफ हो गया, स्टैटिक राउट, डायरेक्टली कनेक्टेड, या जीआरपी, रिप, इन सारे राउट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ओएमपी में, और इधर चलाएगा, और ये इसके पास पहुंच जाएगा अपने आप। ये भी ऑटोमेटेड कर दिया कि आपके एक लैन मिनट, एक नेटवर्क सब जो भी हैं, इधर से एक दूसरी साइड पर अपने आप दिखने लगेंगे, फिर प्राइवेट से नेटवर्क आईडीज। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, मतलब जैसे वो राउटिंग प्रोटोकॉल जो एडवर्टाइज कर रहा है उधर। हम्म, हम्म, अगर आपने हम्म, मतलब कंट्रोल प्लेन अपना स्टैब्लिश कर लिया वी स्मार्ट के साथ एक बारी, हम्म, हम्म, तो राउटिंग प्रोटोकॉल ओएमपी आपका मतलब यहाँ पे चल ही रहा होता, तो हाँ जी। ओएमपी क्या करता है कि ऑटोमेटेड हम्म, डायरेक्टली कनेक्टेड स्टैटिक ओएसपीएफ या जीआरपी रिप इन सारे राउट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। जो एज पे चल रही है, एम आई राइट? हाँ, आपके एज पर जो भी हैं, हम्म, अगर मान लीजिए आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट 3 है, हम्म, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और बीस मिनट के ओएमपी पास। इसको इधर भेज देगा। दूसरे के पास। अगर मान लो 10.1.1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाने लगेगा ओएमपी हम्म, यू आर रिसीविंग दिस फ्रॉम 10.1.1.0/24, और ये दिखाएगा पीयर, हम्म। जो भी आपका पीयर है, ये वैनएस का जो भी आईपी होगा, अच्छा, एक मान और लेते क्वेश्चन 11.1। है, जो वी स्मार्ट से जितने भी हमारे एज होंगे सबके साथ सब एज आपस में हाँ जी। टनल बना देगा क्या? तो फुल मैच हो जाएगा वो फिर तो। वी 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 एज हर किसी के साथ क्या है, कनेक्टेड है, तो हाँ ये तो तो आपका वो फुल सम मैच है ही। हाँ वो सब समझ गया, लेकिन ये जितने भी हमारे एज होंगे ना, तो वी हाँ हाँ स्मार्ट है ना, वी एज जितने भी बनेंगे हमारे, जितने भी उस जो वी स्मार्ट से जो अपने क्लाउड जितने भी नेटवर्क में होंगे, सारे से वो टनल बना देगा। मान हाँ लीजिए जी। 20 एज लगे हैं वी स्मार्ट के साथ, वो सारे के साथ टनल बन जाएगा आपस में। कौन सी टनल, टीटीएलएस टनल? जो आईपी से टनल है एज टू एज, हाँ, एस टू एस बन जाएगा, अगर आप सारे। नहीं चाहते हो तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। हाँ, बताया था मैंने बाय डिफॉल्ट आपको क्या, हम्म, इसमें भी होता है कि लिंक टाइप होता है, जैसे मान लो हम्म, आपने आपने एक लिंक लिया क्या हम्म, यहाँ पर मान लो आपने आईएलएल लिया, तो इसने हम्म, पूछेगा कि इसका कलर क्या है। हम्म, कलर लिंक को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, मान लिया आपने बताया कि इसका कलर क्या है, रेड, हम्म, और यहाँ पर आपने लिया एमपीएलएस, एमपीएलएस हम्म, का आपने ग्रीन रख दिया, हम्म, तो अब यहाँ पे बोलता है क्रॉस कलर के बीच में बंडलिंग करनी या नहीं। अगर आप बोलोगे कि क्रॉस हम्म, मतलब लिंक के बीच में नहीं करनी, तो इधर आईएलएल है हम्म, और ये भी आईएलएल है, तो आईएलएल टू आईएलएल ही बनेगा।
नहीं ये तो समझ गया मैं, लेकिन वो ये बोला जो ये तो एमपीएलएस में से रेड प्लेन ब्लू प्लेन बनता था, उसकी वैसा है कुछ? हाँ, अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा और डिटेल में। अगर आप क्रॉस लिंक बनोगे तभी फुल मेश बनेगा ना। फुल मेश का नहीं, मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ मल्टीपल एज कनेक्टेड, नो नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन एज और टू एज, है राइट? मल्टीपल एज है। हाँ, टेन मल्टीपल एज आपके कनेक्ट हो जाएंगे सारे। सारे टनल बन जाएंगे सब एज एक हाँ जी, दूसरे के हाँ साथ। जी। अगर मान लीजिए एज 1 है, 2 के हम्म साथ बन जाएगा, और आपके हम्म पास यहाँ पे एज 3 भी है, तो हम्म 1 3 के साथ बन जाएगा, फुल मेश बनेगा। हाँ जी। ये मैं बोला था कि फुल मैच बना हाँ, देंगे वो फुल ना। मेश बन जाएगा। मतलब हम्म ईच साइड डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ईच अदर। मतलब कि जब बार बार उसको किसी के पास जाना नहीं है, डायरेक्ट वो यस, एज टू एज कनेक्टिविटी करेक्ट। करेगा। एज टू एज कनेक्टिविटी हो जाएगी। हम्म। हम्म लेकिन जब वो अब कोई राउट रिसीव करेगा, उसमें दिखाएगा कि कौन दे रहा है, वी स्मार्ट दे रहा है, हम्म दिखाएगा। तो वी स्मार्ट का ओके। कॉन्सेप्ट इट्स काइंड ऑफ राउट रिफ्लेक्टर। हाँ, राउट वो रिफ्लेक्टर आपने हाँ पढ़ा वी बीजीपी के स्मार्ट अंदर। कॉमन रहेगा, राइट? हाँ, राउट रिफ्लेक्टर होता था ना बीजीपी के अंदर, हाँ जी, कि हाँ जी। आपका राइट क्या राइट आई राइट। आई बीजीपी के अंदर कि आपने कोई अपडेट दिया इसको, तो ये हम्म अपडेट यहाँ पे आ जाती थी। ठीक है। अच्छा सब लेकिन अगर मुझे यहाँ से कोई ट्रैफिक इधर भेजना है तो ये डायरेक्ट ही जाता था। हम्म और जैसे आपने ये बताया, ये जो डायरेक्टली स्टैटिक और ओएसपी वीएचआरपी रिप वाले जो ऑटोमेटेड हो गए हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना। हाँ अगर जी। मान लो कुछ सिनेरियो में, मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि कुछ सिनेरियो में हमें नहीं करवाना है आप वहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट, पे एग्जेम्प्ट तो कर दो। हाँ, मतलब ऑप्शन है उसका, राइट? टेम्पलेट के अंदर आप अनचेक मार दो। ठीक है। ओके। उसमें पूछेगा ठीक। कि ये वाला करना, ये करना, ये करना। अगर आपको लग रहा है हाँ, कि नहीं मतलब मुझे ये नहीं करना, हटा ठीक दो। है। या मतलब और उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये हाँ, कर बाय देता है, डिफॉल्ट लेकिन होता है। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपको हाँ, करवाना है, नहीं करवाना है, जो भी है। और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन करना, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसको नहीं देना है, तो फिर हाँ, प्रीफिक्स लिस्ट वगैरह बना दो, एसीएल ओसीएल बना दो। ओके वो ओके। पूरा वही कॉन्सेप्ट है जैसे राउटर ठीक। वाला था। गॉट इट, लेकिन गॉट डिफॉल्ट में इसलिए कर रहा है कि नॉर्मली हम प्राइवेट नेटवर्क आईडीज को चाहते हैं कि हमने कनेक्ट करे, तो राइट बहुत राइट राइट। ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन हमें करना ना पड़े, ना और इधर से पड़े। उधर अपने आप कम्युनिकेशन होने लगे। वो ये आई चीज कर देता है। अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। मैं प्रैक्टिकलिटी के बेस पे बोल रहा हूँ, कोई हाँ जी, पर्टिकुलर हाँ जी। पर्टिकुलर सबनेट के लिए हो गया या इसके लिए हो गया, कुछ यस, रिक्वायरमेंट आ गई, यस। तो उसका प्रोविजन है ना, बस ये हाँ, पूछ रहा हूँ। हाँ, है। यस, ठीक, ठीक है। उसका प्रोविजन है। आप मतलब अनचेक कर सकते हो। ओके। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका देखो कि बन गया, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर चलने लगा। तो वही चीज बता रहा है आपका कि द इंक्रिप्शन एंड हैशिंग कीज सेंड टू वी स्मार्ट कंट्रोलर एज एन ओएमपी अपडेट। सो ओएमपी का काफी रोल है यहाँ पर। आपका ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, कीज एक्सचेंज करने में काम कर रहा है, राउट अपडेट्स में आ रहा है, आपका हेल्प कर रहा है। हम्म ये तो ये कीज पूरा वो का तो पूरा, ऑटो 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 जनरेट हाँ, करती है ऑटो की ना। जनरेट होती हैं, कीज होती हैं। हम्म, और यही डेटा प्लेन में यही एल्गोरिदम्स मिलती हैं आपको पैरामीटर्स में, AES 256 GCM और AES 256 CBC, अच्छा। साइफर ब्लॉकचेन बेसिस पे। और ये एडवांस GCM है, SHA-1 हैश कंट्रोल प्लेन के लिए आपको ये दिखाता है इंक्रिप्शन में, जो आपका DTL एक्सटर्नल में यूज करते हैं हम। तो सारे ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर देता होगा फिर तो, ये टनल बनाता है तो। हाँ, इंक्रिप्ट हम्म, कर देता है, दिखता नहीं कुछ। लेकिन जब मान लीजिए ट्रबल शूटिंग करना पड़े, जैसे हम अभी ट्रेडिशनल राउटर पे करते हैं, तो उस पे विजिबल हो जाता है वायर से आके कुछ चला दिया हमने, तो यहाँ पर उसकी जब तो कुछ ट्रबल शूटिंग करनी है तो आपको मेनली कनेक्टिविटी की ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। हम्म और एज टू एज ट्रबल शूटिंग ही आप कर सकते हो, क्योंकि सब इनक्रिप्ट होके जा रहा है, दिखेगा नहीं कुछ। और कैप्चर हम इस पे भी मैनेज पे नहीं कैप्चर करोगे तो मेरे ख्याल से आपको हमेशा यही दिखेगा। जैसे अब आईपी से ले जाओ, आईपी हेडर, यूडीपी हेडर, ईएसपी, और उसके ओरिजिनल बाद पैकेट नहीं ओरिजिनल दिखे। पैकेट, ये इनक्रिप्ट हो गया, दिखता ही नहीं। अच्छा। बट हम एक बार निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे दिखता है। अब यहाँ पर आपका, अब यहाँ पे एक और चीज है, वीआरएफ का भी कॉन्सेप्ट है। तो वीआरएफ का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। राउटर में क्या है, काफी सेगमेंटेशन है यहाँ पर। वीआरएफ तो आप आई होप सबको पता ही होगा पहले से आपको। तो यहाँ पर वीआरएफ को राइट। हम बोलते हैं वीपीएन। ओके ओके। ओके। हाँ। अब यहाँ पर बार बार मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीपीएन अगर कहीं लिखा हुआ ना, तो नॉर्मली वीपीएन का मतलब वो वीपीएन नहीं है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का मतलब यहाँ पर वीआरएफ ही है। तो कंफ्यूजन तो ओके। है बेसिकली ही ना। हाँ, अब नाम थोड़ा सा अजीब है, बट ठीक है। ट्रांसपोर्ट वीपीएन अगर कहीं लिखा हुआ ट्रांसपोर्ट वीपीएन, उसका मतलब ट्रांसपोर्ट वीआरएफ। ओके। ट्रांसपोर्ट वीआरएफ, अब जितने भी वीआरएफ बना सकते हो उसकी नंबरिंग है एक। तो नंबरिंग क्या है आपका, 0 to 65,530, इतने वीआरएफ आप बना सकते हो। मतलब
65,535 और 30 तक। एक सेकेंड, इतने वीआरएफ आप बना सकते हो। अब इसमें भी मतलब फिक्स है, कुछ वीआरएफ कुछ आपके रिजर्व हैं। हाँ, अब देखो इधर वीआरएफ पे आप कर रहे हैं। अब जैसे आप वीपीएन या वीआरएफ आईडी 0 नहीं यूज कर सकते, तो 0 का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लिंक। जितने आपके ट्रांसपोर्ट लिंक्स हैं, ट्रांसपोर्ट लिंक्स का मतलब हो गया कि जैसे आपने इंटरनेट लाइन ली ओके। और आपने क्या किया, एक एमपीएलएस लाइन लिया, तो उन सब को आप कहाँ रखोगे? ट्रांसपोर्ट वीपीएन में, वीपीएन 0 में। जितने जीरो, आपके लिंक्स हैं, वैन जीरो लिंक्स हैं, वो मीन्स सब हमेशा ऑल, 0 में आएंगे। जीरो VPN 0 इज जीरो के जस्ट नंबर। डिफाइन नंबर करना रहता है कि बाय बाय अपने आप डिफॉल्ट आपको यहाँ पे जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो वहाँ पूछेगा, तो आपको डिफाइन करना पड़ता है इनिशियली। VPN जीरो मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट लिंक है, इधर MPLS हो, VPN हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी जो आपकी साइट को कनेक्ट कर रहा है वैन से, मैक्रो VPN जीरो। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड, हाँ, हम्म ट्रांसपोर्ट लिंक, इसलिए नाम दे दिया ट्रांसपोर्ट वीपीएन भी बोलते हैं इसको। तो हमेशा वो ओके। वीपीएन 0 ही होता है। एक डायग्राम की तरह दिखाता हूँ, आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ऐसे ऐसे मिलता है आपको। ओएमपी पे टी लॉक एक्सटेंशन। आपका जो भी मतलब आपका जितने भी ट्रांसपोर्ट लिंक रहेंगे, इट्स पार्ट ऑफ वीपीएन 0। हर एक मतलब वैन एज डिवाइस में वही प्रोविजन चलेगी। आपका जो मैनेजमेंट लिंक होता है, मतलब आपके पास एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट लिंक रहता है डिवाइसेस में से, फायरवॉल्स में होता है, राउटर्स में भी वैसे ही मिलता है आपको। उसके लिए एक वीपीएन या वीआरएफ फिक्स है, विच इज वीपीएन 512 512। और उसके अलावा जितने भी अदर वीपीएन आएंगे उनको हम बोलते हैं सर्विस वीपीएन, जिसमें ओके। आपके लैन लिंक्स कनेक्ट होंगे। तो सर्विस वीपीएन आप 10, 20, 30 जितने भी मर्जी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो ये उसके डिफाइन बेसिस करना पे, रहेगा आपके एज पे। हाँ, वो आपको खुद ही डिफाइन करना रहेगा कितने लेने हैं। जब आप कॉन्फ़िगर बुक करोगे तो बोलेगा कि एटलीस्ट 3 आपके पास वीपीएन्स होने चाहिए स्टार्टिंग में, या 3 वीआरएफ आपको बनाने पड़ते हैं। एक एज तो पे। लिंक्स, हाँ, एज पर। एक तो ट्रांसपोर्ट लिंक्स के लिए, हम्म एक आपका मैनेजमेंट लिंक जो डेडिकेटेड डिवाइस को एक्सेस करने के लिए पुट्टी एसएसएच या हम्म पट्टी एसएसएच या कुछ भी एसएनएमपी करना है, हम्म मॉनिटर करना उसके लिए। और आपका नेक्स्ट हो गया क्या, लैन जो कनेक्ट करोगे तो उसको भी यूजर एक आप यूज उसके अंदर यूजर डालोगे। की। हम्म हाँ, तो यूजर या लैन सेगमेंट्स की कनेक्टिविटी की, मतलब उसको बोलते हैं तीन सर्विस तीन वीपीएन। तीन मैंडेटरी बिना उसके तो चलेगा भी नहीं ऐसे आपका। एक हाँ, मैनेजमेंट हो गया, एक आपका हो गया VPN जीरो जो ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, एक ट्रांसपोर्ट के यूजर और लिए। एक लैन हो हाँ गया। जी। ये जब उस हम ये भी स्मार्ट जब भी मैनेज आपका कॉन्फ़िगरेशन पुश करता है तो ऑटोमेटिक ये क्रिएट कर देता हुआ ना वो तीनों इंटरफेस। जब आप इंटरफेस तो आई गेस बनाने वी पड़ेंगे मैनेज ना। पे वी मैनेज पे पहले कॉन्फ़िगरेशन डालोगे। मान लो आपको सर्विस साइड वीपीएन 4 चाहिए, 10, हम्म 20, 30, तो हम्म उसके अकॉर्डिंग आपने डिफाइन किया, फिर वो जब पुश करेगा वहां जाके बन जाएगा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब हमें मैनुअली कुछ नहीं करके हाँ, जाके एजो बनाना, वो थ्रू भी मैनेज हम कर वी सकते हैं मैनेज सारा। पे ही बनाना पड़ेगा आपको। हम्म। मतलब अल्टीमेटली आप बनाए तो रहे हो एक बार। मान लो इससे फायदा ये हो गया, एक बार आपने बना दिया, आप 4 साइड पे सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और आपने क्या किया, उसमें चेंजेस करके अप्लाई कर दिया, छोटा मोटा हम्म। चेंजेस करके। हम्म, हम्म। वो एक मेन एडवांटेज हो गया। तो मेनली आपके पास 3 है यहाँ पर। एक सेकेंड। करंट सेटअप चल रहा है हमारा, सीता का है सारा, सीता ने हैंडओवर रखा। हमारा एयरपोर्ट है, हमारे जो करंट प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 2 गेटवे बना रखा है SD WAN का। एक तो सिंगापुर रीजन है कि US रीजन है। अच्छा।
तो जो हमारे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये वाले जो भी है ना, मलेशिया सिंगापुर, इसके सारी निकलती है आपका सिंगापुर रीजन से। अब जो यूके यूएस वाले अलग रीजन से निकलते हैं, 2 गेटवे बना रखे हैं इन्होंने ट्रैफिक एसडीएन के लिए क्लाउड पे। तो वो वहां पे क्या वो वी मैनेज वी बॉन्ड वहां पे चला रहा है क्या? सॉरी, नहीं, कैसे सेट? जैसे आपका ट्रैफिक निकल रहा है तो डायरेक्ट ट्रैफिक वो अपना नहीं दे रहे होंगे ना। जैसे हम्म मान लीजिए कि आप चाहते हो कि 10 ब्रांच ऑफिसेज हैं, हम्म आपका एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, एक हेड ऑफिस है, हम्म और आपका कोई एक मेन ऑफिस है। तो आप चाहते हो कि 4 में से सभी ब्रांच का अगर इंटरनेट पे जा रहा है हम्म तो हेड ऑफिस 1 से चला जाए हम्म सारा ट्रैफिक। हम्म तो सारा ट्रैफिक वो उधर भेजेंगे, फिर वहां से इंटरनेट पे चला जाएगा। हाँ बहुत वो, सारी साइट्स पे डायरेक्ट भी चल रहा होगा, तो हाँ इस वो तरीके दो से दो दो तीन गेटवे सेटअप, बना हाँ देते हैं। हाँ 2 सेट, हाँ 2-3 बना रखा है, वो इंटरनेट के लिए अलग बना रखा है उन्होंने। हाँ, उन्होंने सैस अ, एप्लीकेशंस हो गए, क्लाउड हम्म, एप्लीकेशंस हो गए, उस पे जाने के लिए अलग। ये सब आप हम्म। प्रोविजनिंग कर सकते हो। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, हम जैसे भी ट्रैफिक हाँ, चाहे अपने राउट कर अकॉर्डिंग। सकते हैं। जो आपने तीनों बीआरएफ के लिए बोला, अगर मान लो मैनेजमेंट मैं नहीं क्रिएट करता हूँ, बाकी दो करता हूँ, तो वो मेरे को प्रोसीड करने देगा या नहीं? वो कंपलसरी है तीनों ही क्रिएट करने? इनिशियली जब आप एक टेम्पलेट बनाते हो, टेम्पलेट के थ्रू जब करते हो, तो वहां पर वो बोलता है कि कोई लिंक होना चाहिए एटलीस्ट। हम्म। ओके। तो वहां मतलब वो पर कई बार एरर कंपलसरी दे है ही है, देता है। मैं हाँ, इसको स्किप नहीं कर कंपलसरी है, आप सकता। बोल सकते हो। हाँ, मतलब जैसे मैं चाहूँ कि मैं जैसे मैनेजमेंट कुछ बाद में कुछ क्रिएट करूँ। टेम्पलेट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बिना वो बढ़ेगा नहीं, वो बार बार एरर देता रहेगा। ओके ओके। तो तो मिनिमम मतलब कॉन्फ़िगरेशन मुझे जो होती एट है एट वो द करनी सेम टाइम पड़ेंगी। तीनों क्रिएट ही करना पड़ेगा। हाँ जी, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन जो भी है वो आपको एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, गॉट जो इट। भी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशंस में आएंगी। हम्म। सो आपके पास ये वीपीएन्स हो गए। अब ये मैंने एक डायग्राम निकाला है, इससे समझा देता हूँ। बनाना नहीं चाह रहा था मैं। ये देखिए, तो थोड़ा सा राउटर के पर्सपेक्टिव में एक आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे आपके पास मान लो कि ट्रांसपोर्ट वीपीएन है, तो ट्रांसपोर्ट वीपीएन के लिए आपके पास वीपीएन 0 फिक्स हो गया। इसमें आप अपने लिंक्स को रखोगे, ट्रांसपोर्ट लिंक्स को। तो ये आपका हो गया फर्स्ट फिक्स। दूसरा हो गया आपके पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हो गया आपका 512। इसका नंबर यही रहेगा हमेशा, मैनेजमेंट वीपीएन, और वीकेंड से मैनेजमेंट वीआरएफ। 512 मतलब ये क्या न्यूमरिक नंबर है, साइन है कि ये हाँ, साइन करना न्यूमेरिक रहता नंबर है। है? अच्छा। बी फॉर जैसे जैसे यार जैसे का नंबर राउटर्स है। में, राउटर में हम लोग क्या करते थे कि जब वो बनाते थे ना वीआरएफ, वीआर तो नाम देते थे। हाँ राइट। वीआरएफ रेड, ब्लू, हाँ हाँ, वीआरएफ हो गया एनी इंडिया, एनी नेम, तरीके एनी से नेम, कुछ हाँ भी। तो हाँ। यहाँ पे नंबर आ गया बस। हम्म, और यहाँ पे हो गया लास्ट सर्विस साइड भी, सर्विस साइड वीआरएफ। ये लाइन हो गई है। वीआरएफ, हाँ। अब ये एक ही डिवाइस पे बनेगा हम्म, सारा आपका। हम्म, सर्विस साइड वीआरएफ हो गया। अब सर्विस साइड वीआरएफ के अंदर आपके पास ये नंबर्स आ जाते हैं, ओके। एक्सेप्ट मतलब 1 से लेकर जीरो। 511 के बीच में कुछ भी यूज कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट देन 512 नहीं ले सकते। 513 से लेकर 65,530। ओके, मतलब ये राउटिंग वाउटिंग के लिए यूज हो जाएंगे हमारे। ये आपके लैंड साइड इंटरफेस। अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। मान लो आपके पास राउटर है, ये एक, ये मेरा हम्म। वैन एज राउटर हो गया, तो मैंने ये डायग्राम लिया। अब एक ट्रांसपोर्ट वीपीएन बन गया, इसके अंदर मेरे पास लिंक 0/1 आ गया, 0/2। इसमें वैन लिंक्स, एमपीएलएस, इंटरनेट मैंने डाल दिया, सेम राउटर के अंदर है ये। ओके ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ गया लिंक नंबर 5 और 6। 5 और 6 के अंदर मैं ये सारे वीआरएफ नंबर कोई भी यूज कर सकता हूँ, इस रेंज ओके से लेकर इस रेंज के बीच में। मान लो इस लिंक को मैंने वीआरएफ 10 के अंदर डाल दिया, इसको किस में डाल देता हूँ,
VRF 20 के अंदर। ओके। तो VRF 1020 से कम्युनिकेट नहीं करेगा। जब दूसरी साइड पे भी अगर आपका जब ये इंपोर्ट होगा इधर से इधर, अगर यहाँ पे भी आपने VRF 10 बनाया है तो 10 वाले 10 से बात कर लेंगे, 20 वाले 20 से। लीकिंग कराना एक अलग प्रोसेस है। लीकिंग भी होगा उसके भी हाँ, राउट लीकिंग भी हो सकता है। बट तो मतलब काफी, आइडियली वो VRF टू VRF कम्युनिकेट होगा सीधी। हाँ जी, आइडियली VRF टू VRF कम्युनिकेट, सेम VRF नंबर ऑलवेज कम्युनिकेट विद ईच अदर। got it, got it. तो इस तरीके से चलेगा। और मैनेजमेंट वाला आपका ये, इसमें आपका लिंक आ जाता है इथरनेट 0, मतलब जिससे आप डेडिकेटेड डिवाइस वगैरह को एक्सेस करने के लिए 512। तो राउटर पे ये भी हमेशा आपको मतलब मिलेगा, तो याद रहेगा आपको कि मतलब नॉर्मली जितने भी वीआरएफ का SD WAN कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशंस हैं। वीआरएफ का जो कॉन्सेप्ट है फॉर सर्विस साइड, वो इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव में हम कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं ट्रैफिक पे, राइट? कि आप मान लीजिए एक पोर्ट पे हमने अपना स्विच लगा दिया, इसमें एंड यूजर्स हैं, वो अलग वीआरएफ पे, वो अलग, आपस हाँ में जी, हाँ वो जी। सेम ऑफिस में कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको सेम में रखना है तो दोनों लिंक एक पे रख दो। या इसमें ये प्रोविजनिंग हो सकती है जैसे हम उसमें करते थे इंट्रा वीआरएफ कम्युनिकेशन के लिए। हाँ जी, मतलब Okay. वो सारे ऑप्शंस हैं जो आप MPLS में देख मतलब हाँ हाँ, देखते फिर थे वो वीसीपी राउटिंग के पे तो अंदर में। कमांड, RDRT है इसमें, RDRT भी नहीं, RDRT नहीं, नहीं। वो तो MPLS के साथ ही होता था। हाँ हाँ हाँ। RDRT तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई आपका जो कस्टमर का सबनेट है उसको हम्म फर्दर डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके ग्लोबल राउटिंग टेबल राइट में राइट RD राइट। हो गया। RT जब वहाँ आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट राउटर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो नहीं है एक्सपोर्ट इसमें करने के बिल्कुल भी। लिए वो हो गया कॉन्सेप्ट बस। तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे और कुछ नए पैरामीटर्स दिखेंगे, जैसे राउटर आईडी जगह सिस्टम आईडी दिखेगा आपको, ओके ऑर्गेनाइजेशन नेम। बात करेंगे आगे धीरे धीरे, फिलहाल अभी ठीक। आपको आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी VRF वाली की हाँ राउटर ये पे ये सब मिलता है। समझ गए। हाँ, अब ये मतलब आपको हमेशा दिखेगा ही। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सिक्योरिटी कंसर्न से, कि जो सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और थ्योरेटिकली और आपको प्रैक्टिकली भी काफी मतलब देखने को मिलेगा कि ये चीजें चल रही हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट था। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है IPsec चैनल के अंदर VPN 1 2 3 सारा डेटा चल रहा है इस तरीके से। तो SD-WAN में सेगमेंटेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है, सिक्योर सेगमेंटेशन। हम्म। ऐसा नहीं कि आपको कुछ डेटा आपका प्राइवेट है उसको अलग करना है नॉर्मल क्लाइंट डेटा से, तो कुछ कर नहीं पा रहे हो। VRF की प्रोविजनिंग आसान कर दी गई एक तरीके से। ये तो आपका पॉलिसीज हो गया बनाने के लिए। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो सर्टिफिकेट बेस्ड जो हम करते हैं वर्क, वो है पूरा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि आपका एक्चुअल में जो डिवाइसेस कनेक्ट करती है DTL एक्सटर्नल्स और क्या क्या चीजें मतलब एग्जैक्टली वो फॉलो करती है, वो पूरा प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। देन हम लोग प्रैक्टिकल पे जब आएंगे तो हमारे सारे एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से ये कह रहा है डिप्लॉयमेंट जब भी आप करोगे तो एक टिपिकल नेटवर्क आपका हो जाएगा इस तरीके से। बहुत सारी ब्रांच ऑफिस हो गई, इंटरनेट MPLS, दो आपने ट्रांसपोर्ट रखे हुए, VEdge vSmart, और ये सब आप कहीं पे भी रख सकते हो। अच्छा, ये भी मैनेज जब जैसे हमारा है और भी स्मार्ट है, तो हम्म। जैसे लार्ज स्केल, वो उसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि किस इतने होने चाहिए, उतने होने चाहिए, वो हाँ, कुछ है? वो होना चाहिए। वो क्या है आपका क्राइटेरिया? अभी बताता हूँ उस पे, अभी डिप्लॉयमेंट पे आएंगे तब उस चीज को हाँ, देखेंगे। वो अच्छा। शायद बताया था ना कैपेसिटी इन्होंने, और एज पर द फ्लेक्सिबिलिटी, कैपेसिटी, राइट? हाँ हाँ वही। हाँ, एज पर द कैपेसिटी कितने डिवाइसेस हैंडल कर सकते हैं, जैसे फायरवॉल्स में होता है। 2000 है ना, 2000 जैसे, शायद वो भी मैनेज हाँ कर जी, हाँ, रहा मतलब वी मैनेज 6 लगा सकते हो आप एक नेटवर्क में, कुछ ऐसा हाँ है। जी, हाँ जी, उसी तरीके से मतलब कैपेसिटी वाइज जो आपका सेम कॉन्सेप्ट चला आ रहा है वही है, उसमें ओके। खास उतना चेंजेस नहीं है। वो आपको डेटा शीट में दिखा दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। हम जैसे और डिप्लाई करते हैं ज्योग्राफी के लिए, हम जैसे उसको सेंट्रलाइज रखना चाहेंगे हमेशा ना, कि अदर बदान साइड हम उसको मतलब सब पे ऐड कर रखे हैं, कुछ ऐसा है कि मतलब
मतलब 2 DCs हैं, 2 के लिए अलग अलग बना रखा है हमने, वैसा भी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हो, आपके हाँ ऊपर है टोटली। हाँ। मतलब आप कैसे हम्म कर रहे हो वो वो आपके फ्लेक्सिबिलिटी हम ऊपर ही जैसे है। कर हाँ सकते जी। हैं जी। अब MPLS को SD1 ने हटा ही दिया मार्केट से मैक्सिमम, मुझे लग रहा है। एमपीएलएस बेसिकली देखो, एमपीएलएस क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है हम्म। बेसिकली। और ये क्या है, टेक्नोलॉजी है जो आपका, एक चीज ओवर होती है अंडरले, ये एक ओवरले होती है काम करे। ओवरले। हम्म तो ये जो चल रहा है वो अंडरले नहीं चल रहा है, ओवरले चल रहा है। ओवरले चल रहा है। एमपीएलएस तो अभी भी रहेगा ना, बट हाँ, वो तो ये है कि बैकबोन में एमपीएलएस रहेंगे। जिसकी कंपनी के पास लग रहा था कि यार इतना मेरा बजट नहीं है, या मैं इतनी डायरेक्ट लाइनें नहीं लूंगा, हम्म, तो वो लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो अपना एसडी वैन लगा लिया और आईएलएल या हम्म, इंटरनेट लाइनों से ही, या वायरलेस जो लाइन है उनको यूज करके ऑलमोस्ट फीचर यूज कर ही ले रहे हैं। हाँ, ये MPLS है। बैकबोन ISP में रहेगा ही, है राइट? ISP हाँ, उसको यूज करेगी, लेकिन जो कस्टमर है ऑन द बियॉन्ड उस पे वो MPLS ना कस्टमर की लेके मान ये। लीजिए कि दो साइट थी, साइट वन, हम्म, साइट टू, अब ये एमपीएलएस से कनेक्ट कर रहा था। हम्म, तो ये कनेक्टिविटी अगर आप एमपीएलएस से लेते हो तो आपका एमपीएलएस का एक्सपेंशन तो हो ही, एक्सपेंस है ही, हाँ, साथ बहुत साथ अब सारे, हाँ। इसके ऊपर एसडी वैन चलाओगे तो ये अंडरले का काम कर रहा है, और हम्म, ओवरले टेक्नोलॉजी आपकी एसडी वैन हो गई। लेकिन हम्म, आप चाह रहे हो कि यार मैं एसडी वैन चला रहा हूँ तो एमपीएलएस लिंक मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे प्राइवेट साइट वैसे ही कनेक्ट हो जाएंगी, बस मैं हम्म, हाई बैंडविड्थ लिंक ले सकता हूँ। हम्म। तो ये कॉस्टिंग आपकी थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाती है, आईएलएल और जैसी लेते MPLS हो। में और दिक्कत थी कि आपका जैसे CEP का कॉन्सेप्ट है ना, तो एक पे तो हमारा है, PE पे एक्सेस नहीं है। मतलब ये SD1 में हमारे सारे डिवाइसेस पे हमारा हाँ गवर्निंग जी। बॉडी देता है ना। प्रोवाइडर ये एज पर आप एमपीएलएस क्या था कि आपको सर्विस दे रहा था, हम्म आईएसपी बेस्ड सर्विस थी ये। हम्म हम्म और जो सी पर आप करते थे यहाँ पर खाली हम्म एमपीएलएस आईपी कमांड नंबर चल जाती थी, आईपी एमपीएलएस। हाँ जी। तो यहाँ पे आपने चला दिया और आपने जो हम्म प्राइवेट नेटवर्क आईडीज है वो एक्सपोर्ट इधर हो गई। हम्म अब इनका काम हो गया ले जाना, मतलब प्रोवाइडर एज पर ज्यादा काम था। डिपेंडेंसी था। यहाँ पर आपका क्या है कि हम्म आप खुद अपना टेक केयर कर रहे हो, हम्म तो ये आपका सारा काइंड कंट्रोल ऑफ पे आप। ओवरले वीपीएन की तरह काम कर रहा है। हाँ जी। और ये क्या था, पीयर टू पीयर हो गया हाँ, कि समझ आप गया। उसको उड़ा के दे दिए, इधर से उस बंदे ने वहां पहुंचा दिया। तो वही चल रहा है। अब जिसको अपना डेटा बिल्कुल ही आईएसपी को देना नहीं है, जैसे मान लिया आप बिल्कुल ही नहीं चाहते कि वो किसी को दो, तो फिर उसके लिए आपका ये बेस्ट नहीं है। तब देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ZTP के इंटरफेसेस कौन कौन से होते हैं उस पे। तो जैसे आप वीएज लेते हो, तो वीएज के अंदर ZTP पोर्ट होता है, वीएज मतलब वीएज 100 आ गया, 100B आ गया, इसके अंदर पोर्ट नंबर 4 है, ये ZTP सपोर्ट करेगा। ये जो वेबटेले के डिवाइसेस है ना, हाँ, वी एजेंट। विप्टेला के डिवाइसेस हैं ये सारी, इस पे हम्म, सपोर्ट करेगा। और मैंने आपको बताया था ना, IPDSCP कमांड चली होती है पोर्ट पर। हाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा भी है डॉक्यूमेंट के अंदर, VH प्लेटफॉर्म इनिशियली ऑनबोर्ड इनटू SD-WAN ओवरले वाया ZTP was followed by a code upgrade which is optionally performed as a part of ZTP process. Note the factory default WAN VH has the ZTP supported interface pre-configured with IPDSCP client command. केबल लगाते ही अगर कहीं DHCP सर्वर आईपी मिल जाएगा, तो डिवाइस डायनेमिकली प्रोक्योर्स एन आईपी एड्रेस एंड रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद द SD-WAN कंट्रोलर। तो अब सिस्को में भी सेम इसी तरीके से आपको पोर्ट मिलेंगे। ओके। अब आपने क्या किया, इसको ऑन किया, केबल लगाई, आपके ये दोनों क्या है, इस डायग्राम से आपको बहुत ये क्लियर हो जाएगा प्रोसेस। ये आपके पास क्या डिप्लॉयमेंट आपने ये क्लाउड पे या कहीं पे कर रखा है, ये आपका ZTP.Viptela क्लाउड है। आपने इसके पोर्ट नंबर 4 पर केबल लगाया और ये VPN 0 के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट रहेगा यहाँ पर, जैसे आपकी कनेक्टिविटी बन जाए। तो अब यहाँ पर VH इंटरनेट की तरफ ये गया। अपॉन बूट ऑफ द डिवाइस डायनेमिकली ऑप्ट्स एन आईपी एड्रेस गेटवे एंड DNS information through the DHCP process from the upstream WAN transport device. The VH device makes DNS request to resolve ZTP.Viptela.com to the ZTP server. The VH device reaches the ZTP server and presents its chassis number and serial number.
अभी ZTP सर्वर पास जाएगा, वहां बताएगा इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट विद द सर्वर, पोस्ट ऑथेंटिकेशन ZTP सर्वर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वीबॉन्ड, वीबॉन्ड की इंफॉर्मेशन बता देगा क्लाउड, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड रूट सर्टिफिकेट भी आपको वहां से मिल जाता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको रूट सर्टिफिकेट यूज करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन के लिए। तो डिवाइस के पास, VH के पास होगा नहीं तो वो दे देता है उसको। ये तो सीए जो सर्टिफिकेट जो अपना जो रूट साइड सीए सर्टिफिकेट होगा ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होगा हमारा, राइट, नॉट द पब्लिक वन। नॉट द पब्लिक वन, अगर आप मतलब एंटरप्राइज यूज कर रहे हो या कोई भी सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिखाएगा कि कौन सा सीए आप लेना चाहते हो। सिस्को का ले रहे हो, या सिमेंटिक का लोगे, किसका लोगे, या एंटरप्राइज आप खुद अपना बनाओगे, ओके। उस तरीके से। तो ऑनबोर्डिंग वहां पे इसी तरीके से दिखती है। नो ये रूट एप्टीट्यूड बेस्ड। सर्टिफिकेट में कौन सा इन्फॉर्मेशन होता है? उस चीज पे आ रहे हैं अभी, रूट सर्टिफिकेट के बारे में, वही हमारा नेक्स्ट कंसर्न है। उसी चीज को डिटेल में देखते हैं अभी, तो तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे इंटरफेस पे आपका ये, आप लोग पूछ रहे थे ना क्या इंटरफेस पे चलाना होता है, जैसे VPN 0 दिखा रहा है, तो VPN 0 का मतलब होगा ट्रांसपोर्ट VPN हो गया 0, इंटरफेस ये आ गया इस VRF के अंदर, IP एड्रेस ये हो गया, नो शट टनल इंटरफेस, मतलब टनल बनेगी इस पे। टनल इंटरफेस आपको DTLS टनल बनानी है, IPsec बनानी है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा उसके अंदर। इनकैप्सुलेशन IPsec, कलर, कलर MPLS, कलर ये MPLS का पहले के मतलब थ्रू। क्या हो गया कि आपका लिंक MPLS का है। हाँ ये ऑटो बाय डिफॉल्ट ये भी मैंने से गया इसके पास है हमारा, राइट, जब हमने टेम्पलेट यूज हाँ, करा। नहीं आप जब 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 करोगे नहीं तो इसी की सॉरी सॉरी, इसी अब मान लीजिए VPN 0 है, ये सॉरी NPN कर रहे हैं हम, PNP सॉरी, सिस्को की डिवाइस है ना, हम्म तो प्लग एंड प्ले करा तो ये ऑटोमेटिक DHCP से IP उठाएगा ना ये, IP राइट, उठा लेगा, और VPN 0 पे आपका MPLS ILL इस तरीके के लिंक ऑलरेडी उसको ऑलरेडी मिल होगा जाएगा। उसके हाँ, उसको इंटरफेस मिल पे जाएगा। ऑलरेडी होगा। लेकिन ये यस, कलर जो आप MPLS बता रहे हैं ये तो हमें उसको बताना पड़ेगा ना। बाद में आप चेंज कर सकते हो, एक बार इंटीग्रेट हो गया बाद में चेंज कर दो। इनिशियली बाय तो डिफॉल्ट ILL ले ले, कुछ भी ले ले, वो कुछ तो भी ले ले, सॉर्ट ऑफ बाद बस में चेंज कर नेमिंग है, सॉर्ट ऑफ सकते हैं। बाद में टैग आप ही है चेंज भाई, करके पुश कर दो, पुश टैग ही करते है समय भाई। आप वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका ऑन बोर्डिंग का है। अब जैसे अब यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट होते हैं, अगर आप इस पे कर रहे हो, तो प्लग इन प्ले आपका ASR 1 के सपोर्ट करता है, ISR 4 के, ISR 1 के, ASR ये 3-4 सीरीज चलती हैं। हम्म, ASR 1002 सीरीज में नहीं आता, और ऑलमोस्ट आपको XE, सिस्को XE SD WAN इमेजेस मिलती हैं। हम्म, और इसमें भी पोर्ट नंबर अगर आप देखोगे, अब यहाँ पर क्या है, ये एड्रेस है प्लग इन प्ले वाला, डिवाइस हेल्पर cisco.com, सेम अच्छा। प्रोसेस वही करते हैं यहाँ पर भी। सिस्को अब के यहाँ टर्म में पर वो देखो, PNP, हाँ, सिस्को के टर्म में वो PNP हो गया, PNP वो हो जाता जेटी। है। अच्छा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपके डिवाइसेस का चेजिस नंबर, सीरियल नंबर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिस्को का अकाउंट है आपका, हम्म, जो क्लाउड पे आपने बना रखा है SD WAN पे। तो हम्म, यहाँ पर क्या है, ये आपका सीरियल नंबर अवेलेबल रहेगा, सीरियल नंबर, बेस PID, हम्म चेजिस नंबर। तब जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो ये, अगर मान लो ये डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट आई थी PNP के लिए, रिडायरेक्ट हो गया सक्सेसफुली, तो यहाँ दिखाएगा ऑर्गेनाइजेशन नेम और ये सारा नंबर ऑथेंटिकेट हो गया, तो ये वाला डिवाइस मतलब क्या हो चुका, PNP के थ्रू ऐड हो चुका है प्लग इन प्ले। अब 3 डिवाइसेस हम्म। बचे हैं, अभी नहीं हुए ये। ओके। तो ये सब एंट्री आपको वहां मिलेगी, अगर नहीं मिले तो आप डाल सकते हो। और जो सर्टिफिकेट आप ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर, रूट सर्टिफिकेट, वो भी यहाँ पे लोड कर सकते हो। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको मतलब मिलती है क्लाउड पर ही। हम्म। अगर आपने बाई किया तो ऑलरेडी वो यहाँ दिखाता है कि ये डिवाइसेस हैं, और इतने इतने डिवाइसेस का आपके पास सीरियल नंबर का प्रोविजन है, इतने लाइसेंसेस का प्रोविजन है। जब SD1 हम डिप्लॉय करके लाइसेंस लेते हैं तो ऑटोमेटिक पोर्टल हाँ पे हमें मिलता है कितने डिवाइसेस ऐड कर जी, सकते हैं क्या। सारे आपको। अभी जब हम लैब में करेंगे तो मेरे पास भी 30 डिवाइसेस का लाइसेंस लिया था, तो वही है 35 डिवाइसेस का अच्छा। वर्चुअली चलता है। तो बिना लाइसेंस के चलेगा नहीं ये SD WAN, कुछ भी डिवाइस वगैरह यूज करने के लिए। तो आप टेस्ट पर्पज से जो भी यूज करते हैं उसी पे करते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास लाइसेंस होगा नहीं तब तक ये चलेगा नहीं। ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस पे आप देखते हैं CA के बारे में, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी स्टार्ट करता हूँ। देखिए CA का क्या रोल है, जैसे मान लो कि जितने भी ऑथेंटिकेशन आप कराओगे यहाँ पर, अब जैसे सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन का पूरा प्रोसेस होगा, तो एक हमारे पास मान लो सिस्को का फैब्रिक है। आप लोग जो सभी लोग सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हो, फायरवॉल्स वगैरह पे काम कर रहे हो,
सिक्योरिटी से तो नहीं है, हम लोग है राउटिंग स्विचिंग, हम लोड बैलेंसिंग फायरवॉल वगैरह आप लोग बोले ना। नहीं, फायरवॉल एक्चुअली पोलो अल्टो अभी हमें इंटरेस्टेड है सीखने में, क्योंकि अभी तो पोलो अच्छा अल्टो अच्छा, डिमांडिंग है। चलिए कोई नहीं। तो हम लोग जैसे सिस्को फैब्रिक एनएसएक्स एसडी वैन, एनएस कर रहे हैं हम लोग तो पे अच्छा अच्छा। करेंटली। तो सिस्को फैब्रिक एसडी वैन जैसे आप देखते हो, इसके अंदर क्या जितना भी ऑथेंटिकेशन होगा, एक डिवाइस अगर दूसरे के साथ ऑथेंटिकेट कर रहा है, तो ऑथेंटिकेशन का जितना भी प्रोसेस, पासवर्ड वगैरह बेस कुछ भी नहीं है। डिवाइस के बेसिस पे जितना भी ऑथेंटिकेशन होगा वो सारा आपका किस पे होगा, सर्टिफिकेट बेस्ड। अब सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता कैसे है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन कराने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। एक मान लीजिए कि आप पब्लिक सीए यूज करते हो, पब्लिक सीए, और एक होता है इंटरप्राइज सीए, सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए का मतलब। तो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इंटरप्राइज और पब्लिक सीए। पब्लिक सीए क्या है, जैसे मान लीजिए पब्लिक सीए की अगर मैं बात करूं, पब्लिक सीए का मतलब जो पब्लिक लेवल पे वेल रिकॉग्नाइज है। फॉर एग्जांपल पीजी जैसे हो सर्ट। गया माइक्रोसॉफ्ट, हो गया डिजी सर्ट, हो गया आपका गो डैडी, हो गया हम्म। सिमेंटिक, हो गया। ये वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट है गई है ना। Okay. ये सारे आपके पास क्या हो गए, सीए से हम्म। सर्टिफिकेट्स हो गए सारे। और आपके पास जो मान लो आपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन कराने के लिए आपने कुछ एक इंटरप्राइज सीए बना लिया, तो वो आपका होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको बोलते हैं इंटरप्राइज। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज नहीं होगा। जो आपने विद इन जो आपका सिक्योरिटी सर्वर आपका, जो आपने हाँ, थ्रू आपके पास एडी मान कहते लीजिए हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अगर बना लिया तो वो आपका हम्म, रहेगा। हाँ। तो जो ये एंटरप्राइज सी होता है ये हम खुद क्रिएट करते हैं अपने एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग, राइट? हाँ, जो हम अभी बना रहे हैं ना पूरा, हाँ जैसे जी, हमारा जो इंटरनल जैसे अभी सर्टिफिकेट जो लैब में हाँ मैं हाँ हाँ बनाऊंगा। हाँ जेस्टर साइंस सर्टिफिकेट, जैसे हम लोग जेस्टर एयरलाइन का है ना, जेस्टर हाँ साइंस हाँ सर्टिफिकेट जो बनाते हैं ना, वो हाँ हाँ एंटरप्राइज सर्टिफिकेट है। वो आपको पब्लिक के लिए नहीं होगा, लेकिन जैसे हम अभी अपने करंट एनवायरनमेंट में ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऑथेंटिकेशन कराना है, यूजर ऑथेंटिकेशन कराना है, या हम्म, कहीं पे कोई भी अच्छा, सर्टिफिकेट बेस्ड जैसे अभी ऑथेंटिकेशन हमने वो कराना है। माइग्रेशन, जैसे इसमें एप्लीकेशंस के लिए जो एक्सपायर हो रही थी उनको नए सर्टिफिकेट असाइन करे हाँ, थे सेम अभी ना? पब्लिक वाला कर रहे हैं ना जो हम, हाँ 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 वो जो वाइल्ड जो डिजी सेट वाला ले रहे हैं हम। तो वो हाँ पब्लिकली वो क्या क्या कि जो पब्लिक से मोबाइल या किसी से एक्सेस कर रहे हैं ना वो बंदे, तो हाँ वो हाँ जो उसके रूट और इंटरमीडिएट ऑलरेडी उनके पास होते हैं पब्लिक सीएस के। हाँ, अब मैं उस चीज पे आता हूँ। अब देखो, आपको हाँ। सबको समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं कुछ भी। ओके। पब्लिक सीए यूज कर सकते हो, इंटरप्राइज भी यूज कर, तो सीए का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या एग्जैक्टली है। जैसे मान लो कि अ, अब आप एक सीए की बात करते हो, तो सीए में होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहीं पे सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है, तो सबसे पहले मैं क्या क्या जनरेट करूंगा, सीएसआर। अगर मान ओके। लीजिए मुझे सर्टिफिकेट कहीं यूज करना है, मान लो ये मेरा डिवाइस है, अब ये ऑथेंटिकेशन मैं वीपीएन बना रहा हूँ, आईपी6 वीपीएन बना रहा हूँ, या कोई भी कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या जनरेट करना होता है, सीएसआर। सीएसआर होता है सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, ओके। सर्टिफिकेट साइनिंग साइनिंग रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। को बोलते हैं हम सीएसआर। तो सीएसआर के अंदर हम क्या इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, सीएसआर के अंदर हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि मेरा जो है डोमेन नेम क्या है, मेरा लोकेशन क्या है, एड्रेस। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है। ठीक है, अपनी जितनी भी डिटेल होती है वो सारी मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। साथ साथ मैं अपनी यहाँ पॉलिसीज, पर एसएचए क्या यूज कर, ऑलगोरिथम क्या यूज कर रहे हो आप। एल्गोरिदम्स वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगा के भेज देता हूँ। साथ साथ अपना जो पब्लिक सर्टिफिकेट होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब आप सीएसआर या जब भी आप सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन कराते हो, तो हम्म। पहले की पेयर जनरेट करते हो। हाँ, की राइट। पेयर का मतलब पब्लिक प्राइवेट की, पब्लिक और प्राइवेट की पेयर होती है, पब्लिक राइट? प्राइवेट की जो होते हैं वो, और ऑर्गेनाइजेशन नेम, डोमेन नेम, लोकेशन, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपने भेज दिया, उसके साथ अपना पब्लिक सर्टिफिकेट भी आप भेजते हो। और ये, अब इस इंफॉर्मेशन को पे कोई ट्रस्ट कैसे करे कि ये आपका ही है। फेसबुक अगर मुझे अपना पब्लिक सर्टिफिकेट दिखा रहा है, हम्म। तो उस पे मैं कैसे ट्रस्ट करूं। तो उस चीज के लिए हमारे पास क्या है, सीए का कॉन्सेप्ट आया कि कोई एक अथॉरिटी होना चाहिए जो उस पर साइन कर दे।
अब आपने किसी पब्लिक वाले से करवा लिया, मान लो आपने कहा कि मैं गो डैडी के पास जा रहा हूँ, और गो डैडी वेल रिकॉग्नाइज है वर्ल्ड वाइड। अब गो हम्म डैडी ने मेरे सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया है इस पे। अब सर्टिफिकेट पे किसने साइन कर दिया? गो डैडी। तो अभी आएगा कि दिस सर्टिफिकेट इज साइन बाय गो डैडी। अब ओके ये डिवाइस, इस सर्टिफिकेट को मैंने दूसरे डिवाइस के साथ ऑथेंटिकेशन कराने के लिए यूज किया, तो मैंने अपना सर्टिफिकेट अब यहाँ पे प्रेजेंट किया इसको, दूसरी ओके डिवाइस को। मान लो डिवाइस 2 है मेरा, ये इसको प्रेजेंट किया। अब ये डिवाइस देखेगा कि किसने साइन किया इस पे, गो डैडी। अब गो डैडी क्या करता है? अपने प्राइवेट की से इस पे साइन कर देता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की साइन करता है। और जो इसके पास अब गो डैडी का रूट सीए है, अब यहाँ पे इस डिवाइस 2 के पास क्या होना चाहिए? रूट सीए होना चाहिए गो डैडी का ऑलरेडी। रूट सीए में क्या होता है? पब्लिक रूट सीए जो होते हैं वो हर एक डिवाइस में जब ब्राउजर आप अपडेट करते हो अपने आप अपडेट हो जाता है। तो ओके ये यहाँ पर आपकी डिवाइस में है मान लो, तो इसके पास क्या होती है? पब्लिक की होती है, पब्लिक की इसके अंदर एक्चुअली होती है। और ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होता है, मतलब गो डैडी ने खुद ही इस पे साइन किया हुआ और इसमें अपनी पब्लिक की रखता है। तो जिस बंदे ने ये सीएसआर जनरेट किया था, जब वो अपना सर्टिफिकेट इस डिवाइस 2 को प्रेजेंट करेंगे, देखिए गो डैडी साइन है, तो इसके पास जो सर्टिफिकेट प्रेजेंट है उसकी हेल्प से इसको ओपन करेगा। और इन्फॉर्मेशन अगर ओपन हो गई और वेरीफाइड हो गई कि हाँ गो डैडी ने इस पे साइन किया है, तो अब इस सर्टिफिकेट में क्या कर सकता है वो? ट्रस्ट। और यहीं पे हमारा क्या हो जाता है? ऑथेंटिकेशन हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो और आसान लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपना आधार कार्ड दे दिया, वोटर आईडी वगैरह जो भी है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं पासपोर्ट ऑफिस, इंडियन पासपोर्ट ऑफिस जो भी है नियरेस्ट, वहां पे अप्लाई कर दिया। अब पासपोर्ट ऑफिस की क्या क्या है? आपकी जिम्मेदारी है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको वेरीफाई करे करेक्टली। आफ्टर वेरिफिकेशन, अब इंडियन पासपोर्ट अथॉरिटी ने आपका स्टैंप लगा दिया अपना आपके पासपोर्ट पे। आपके पास पहले ही अपनी इंफॉर्मेशन, नाम, फोटो सब कुछ आपका था, बट उस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था। ओके लेकिन जैसे ही इस अथॉरिटी ने लगाया, अब आप जाके कहीं पे बोलोगे, अब्रॉड गए, आप बोल रहे हो कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, तो वो लोग बोलेंगे कि शो मी योर पासपोर्ट। सो आपने दिखा दिया, अब उस पे इंडियन पासपोर्ट अथॉरिटी का साइन है, सो यू कैन राइट इजिली वेरीफाई योर सेल्फ। हम्म यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट आता है। आप सीएसआर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन तो कराना चाहते हो, लेकिन आपके सर्टिफिकेट पे कोई ट्रस्ट कैसे करे? ये आपका ही है। राइट तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी बनाओ। अब जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है सीए, जिसको हम पब्लिक सीए बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जितने वर्ल्ड वाइड सीए हैं, जैसे फेमस सीए हैं, उनके जो रूट सर्टिफिकेट है, जो रूट सर्टिफिकेट जिससे कि आप सर्टिफिकेट को वेरीफाई करते हो कि जेन्यून बंदे ने साइन किया नहीं किया, एक्चुअल में वो डैडी ने साइन किया नहीं किया इन्फॉर्मेशन को, उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? रूट सर्टिफिकेट। और ये रूट सर्टिफिकेट जो पब्लिक सी होते हैं उनके वर्ल्ड वाइड हर एक मशीन में अवेलेबल है। जैसे मैं आपको ओके दिखाऊं कि अब जैसे मैं, अब देखो वेबसाइट भी होती है ना आपकी, एसएसएल बेस्ड वेबसाइट्स हो गई। फॉर हाँ एग्जांपल ये हो गया, मैंने फेसबुक चलाया, तो अब फेसबुक सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहा, सारा इनक्रिप्टेड डेटा चल रहा है। अब फेसबुक के सर्टिफिकेट पे मैं कैसे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि ये फेसबुक ट्रस्ट ट्रस्ट में फेसबुक का ही सी है। अब फेसबुक की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन नेम, मेटा प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यहाँ पे नहीं डाला सर्टिफिकेट डिटेल के अंदर, इशूड बाय डिजीसर्ट। हाँ ओके ये डिजीसर्ट ने साइन किया। अब डिजीसर्ट ने साइन किया है और फेसबुक का है, मेरी मशीन कैसे ट्रस्ट कर रही? इसलिए ट्रस्ट कर रही क्योंकि मेरे पास क्या है, इसका फ्रूट्स रूट ये सी ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे मशीन में। और नॉर्मली ये जब आप ब्राउजर वगैरह अपडेट करते हो, इनिशियली इंस्टॉल करते हो, तभी आता है। ऐड एन तो देख सकते हो स्नैपशॉट आप, ऐड यहाँ एन पे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट के नोटिफिकेशन अंदर मिल जाएगा। ये आ गया ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज, ये आ गया। अब अगर आप यहाँ पे डिजी सर्ट देखोगे तो ये है डिजी सर्ट वो एश्योर्ड हाँ आईडी रूट राइट सी है। राइट राइट अब ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है, इस पे खुद ही से साइन किया है। अब एक्चुअल में हम्म, इसके अंदर क्या है? इसकी पब्लिक की है, पब्लिक की, और हाँ सारी इंफॉर्मेशन है डिजी सर्ट की खुद की ही। ओके ठीक है। ओके ओके अब क्या होता है कि जब जब आप सीए के पास जाते हैं तो वो अपने प्राइवेट की से आपके सर्टिफिकेट को साइन कर देता है, और प्राइवेट की से अगर कोई चीज साइन है तो वो हमेशा पब्लिक की से ही खुलती है, या उसको आप वेरीफाई या ओपन कर ही सकते हो किससे? हम्म पब्लिक की से। तो ये सर्टिफिकेट कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं हम क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ
ये है एक्चुअली। लेकिन आपका जैसे है जो पब्लिक सर्टिफिकेट है वो एक्सटर्नल के लिए सही है, लेकिन जो इंटरप्राइज है तो उसमें हमें मैनुअली डालना पड़ेगा फिर, हाँ, एक रूट सेकंड। इंजीनियर। अब देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे यूज करते हो एसिमेट्रिक या जो पीकेआई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, के अंदर हम दो देखते हैं, दो कीज होती है, पब्लिक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पब्लिक की हो गई, एक प्राइवेट की। अगर मैंने कोई डिटेल अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया तो हमेशा वो डिक्रिप्ट किससे होगा, प्राइवेट से। पब्लिक की। अगर मैंने इनक्रिप्ट किया तो डिक्रिप्ट प्राइवेट से होगा, अगर मैंने अपने प्राइवेट से इनक्रिप्ट किया तो पब्लिक से डिक्रिप्ट होगा। ये वाइस वर्सा आपका चलता है। राइट। यस। अब इसी की हेल्प से हमारा ये सारा सर्टिफिकेट का काम होता है। यूजर क्या जनरेट करता है, सीएसआर, और इस पे साइन कर दिया सीए ने। अब सीए अपनी इंफॉर्मेशन के साथ अपनी प्राइवेट की से साइन कर देता है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन भी रखता है उस पे कि मैं इश्यूअर हूँ और ये चीजें हैं, उस पर साइन कर दिया। अब अपनी प्राइवेट की किसी को देता नहीं है, उससे साइन करने के बाद अब पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सबको, सभी मशीन के रूट सी एक पब्लिक की है। इस पर भी इसने खुद ही साइन किया और किसी ने साइन नहीं किया, क्योंकि नहीं तो इसकी भी ऑथेंटिसिटी की हमें वेरीफाई करनी पड़ती थी। ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होता है। अब जब भी कोई कोई सर्टिफिकेट प्रेजेंट करता है, अगर वो गोडैडी ने साइन किया है तो गोडैडी वाला पब्लिक रूट सीए सर्टिफिकेट वेरीफाई कर लेता है। अगर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ने साइन करवाया है तो उससे हो जाता है। तो पब्लिक सर्टिफिकेट पे या प्लेटफॉर्म पे जब आप साइन करवाने जाते हो तो हर एक सर्टिफिकेट पे क्या लगता है, चार्जेस लगते हैं। इंडियन करेंसी में 1 साल के लिए आप साइन कराते हो तो 5 से 6 हजार रुपए लग जाते हैं एक सर्टिफिकेट साइन कराने के लिए। तो ये कॉस्टिंग काफी हो जाती है। उस पे भी तो शायद वो जब मशीन डिपेंडेंट होता है ना, कितने मशीन पे वो डिप्लॉय कर सकते हैं, कुछ ऐसा होता है सर्टिफिकेट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मान लो एक वेबसाइट है आपकी, हम हम्म। लोग जैसे अपनी वेबसाइट के लिए कराते हैं तो हम्म। 6,000 7,000 वो 1 साल का ले लेते हैं। हम्म। अब इस प्रॉब्लम के लिए आपका क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको डेली 50 डिवाइसेस ऑथेंटिकेट करानी, वायरलेस में आप सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो या और यूजर्स और पर्टिकुलर फील्ड से जहाँ यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपका चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो लोग कहते हैं यार मुझे पब्लिक में तो यूज करना नहीं है, काम करो खुद ही बना लो सीए ओके। विद तो इन आप ये ऑर्गेनाइजेशन। डोमेन का करवाते हो, जैसे जैसे डॉट आपका। डोमेन का भी करा सकते हो, वीपीएन के लिए भी करा सकते हो, हम्म। सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। हम्म। आप आईस यूज कर रहे हो, अगर आप वहां पे सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन करा रहे हो, कोई डिवाइस नेटवर्क ज्वाइन करे, इंटरनेट उसका तभी चले जब वो सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन कराए, हम वहां कर भी रहे करा हैं। सकते हो। करेंटली हम कर भी रहे हैं हमारे। एंटरप्राइज में एक बार साइन करवाना होता है, उसके बाद हम्म। सब सीए के थ्रू साइन करते हैं, यही होता है ना। एंटरप्राइज में क्या होता है कि यार आप जो आप सीए बना रहे हो वो लोकली हो जाता है। हम्म। तो तो देखो चक्कर क्या होता है, अगर आप एंटरप्राइज में एंटरप्राइज सीए से आपको साइन कराया, एंटरप्राइज सीए ने किसी पे साइन कर दिया, तो इंटरप्राइज सीए का जो रूट सर्टिफिकेट है वो वर्ल्ड वाइड हर मशीन पे अवेलेबल नहीं है। हम्म। मेरी मशीन में आपके सीए का रूट सर्टिफिकेट है नहीं। तो जब आप अपनी इंफॉर्मेशन मुझे दोगे तो क्योंकि आपका रूट सर्टिफिकेट मेरे पास है नहीं, मैं आपके सर्टिफिकेट ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, ऑथेंटिकेशन कभी होगा ही नहीं। होगा नहीं। ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्या होता है कि सीए सर्टिफिकेट हमारा जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि जब आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन वाला सीए सर्टिफिकेट यूज करते हो, रूट सीए, तो जो रूट सीए सर्टिफिकेट है, मान लो आपके पास एंटरप्राइज के अंदर 1,000 मशीन है, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है विद इन मशीन। 1,000 मशीन आपके अंदर है या आपके पास सब पे पांच होना हजार चाहिए। मशीन हैं, वो होना चाहिए। अब इसको डिप्लॉय करने, इसको आप पुश करने के लिए एडी सर्वर यूज करते हो, वहां हाँ पे जी। अपना रूट सर्टिफिकेट डाल देते हो, और ये जो भी जो मशीन्स क्लाइंट हैं या जो जो नेटवर्क में डिवाइसेस हैं, सबके पास ये सर्टिफिकेट पहुंच जाता है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगता, एक बार सभी के पास रूट सर्टिफिकेट पहुंच गया, ऑथेंटिकेशन कराओगे, मैं आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकता हूँ, वो बंदा भी कर सकता है, क्योंकि सेम रूट सीए से सबने साइन कराया है। जो रूट सर्वर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का, उससे वो चेक कर लेगा जो हाँ जी, सर्टिफिकेट उससे सर्वर। कर लेगा। और अगर ये पब्लिक में अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे तो कोई ट्रस्ट नहीं करे, क्योंकि किसी के पास होगा ही नहीं। और उसको ट्रस्ट कराने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस पे डालना पड़ेगा रूट सीए सर्टिफिकेट। ये प्रॉब्लम आती थी। इसलिए दो टाइप के नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। एक तरीके से आप जो इंटरप्राइज में यूज करते हो प्राइवेट है वो आपका विद इन ऑर्गेनाइजेशन,
अगर आपको ट्रस्ट करवाना है तो इन पर दूसरों नेक्स्ट पार्टी उसको हाँ, भी वो सेम अगर आप मेरी सर्टिफिकेट मशीन में चाहते हो कि आपकी कंपनी का कुछ ऑथेंटिकेशन काम करे करे तो पहले यहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा रूट सर्टिफिकेट मैनुअली, अदरवाइज वहां पे एरर दिखाएगा हमेशा। SSL अपलोडिंग नहीं होगी फिर आपकी। ऐसे तो हम्म, हर एक देखो, जैसे ये हमने इस पे ले रखा है, इस पे ये भी हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टल होगा, जैसे लेट्स हम्म, इनक्रिप्ट से ले रखा है, हम्म, सही है। तो ये हमारा जो है दूसरा किसी से ले रखा है तो ये भी देता है, ये थोड़ा सा चीप है, सस्ता है आपका। हाँ वो डीजी या सेट महंगा है थोड़ा। डिजी काफी महंगा है, उसका इंक्रिप्शन और वो सब थोड़ा स्टैंडर्ड ज्यादा है उसका। अभी हम उस पे ही काम कर रहे हैं, अभी सारा जो सेट अब पूरा ना आपको ऐड कर लेंगे, जो भी जिन तरह में काम कर रहे हैं ना, जितने भी हाँ हाँ सर्टिफिकेट है ना, जितने भी एप्लीकेशन जो एयरलाइंस के हैं, हाँ हाँ, सारा उसको हम डीजी सेट पे ले जा वो रहे थोड़ा हैं। एक स्टैंडर्ड है, उसका इंक्रिप्शन मेथड वगैरह सब ऐड कर एडवांस देना है। मेरे को हाँ भी। मैं आपको समझा दूंगा सारा। ये देखो हम्म, डिजिस्टार्ट, इट्स ऑन हम्म, हाँ डिजिस्टार्ट बेस, हम्म, जिसको भी डिजिस्टार्ट यूज कर रहा है। हम्म, माइक्रोसॉफ्ट का भी है लेकिन मेरे ख्याल से कम ही लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। हाँ डिजिस्टार्ट ज्यादा फेमस है, डिजिस्टार्ट है, लेट्स इनक्रिप्ट है, और उसके बाद अगर आप आउटलुक वगैरह की वेबसाइट्स पे देखते हो तो कौन कर रहा है साइन, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह एज्योर पे चल रहा है इसका, ये जोर पे चल रहा राइट। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, आरएसए, टीएलएसए स्विंग, सब अलग अलग चल रहे हैं। तो इन सबको मैं ट्रस्ट कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरे पास है इन सब की इन्फॉर्मेशन। है। डीजी सेट का है ना कि 1 साल का लाइसेंस देती है, हर साल रिन्यू करवाना पड़ रहा है हमें, ये हर दिक्कत है। एक मशीन आपको नॉर्मली 1 साल का लाइसेंस देती है। और थोड़ा हेक्टिक क्या होता है कि हर बार आप डीजी सेट से ले रहे हैं, हर बार आप लाइसेंस लीजिए, उसका वो सर्टिफिकेट नया लीजिए, फिर अपलोड कीजिए, थोड़ा सा ये दिक्कत है डीजी सेट में। तो ये आपका हाँ सेम जी। जैसे हम लेते हैं सर्टिफिकेट, हमने ले लिया बाहर का सर्टिफिकेट, तो ये हर साल रिन्यू करना पड़ेगा हमें। हाँ, वो आपके पास मैसेज आने लगता है ईमेल पर। हम्म, देखो ये पूरी एक बुक ही है इस पर, सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कैसे काम करता है, ऑर्केस्ट्रेशन, और ये इस पे हम अब देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ। जैसे ये दिखा रहा है, हम्म, अब देखो आपने क्या किया, वी स्मार्ट वी मैनेज के बीच में बना रहे हो, ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, तो हर एक डिवाइस हम्म, ऑथेंटिकेट करेगा एक दूसरे के साथ। तो आपने अपना, आपने रूट सीए क्या यूज किया, सिमेंटिक रजिस्टर्ड, तो आपने अपना सर्टिफिकेट यहाँ से भेजा, इसके पास भी सेम है, वैलिडेट रूट ट्रस्ट, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर ऑर्गेनाइजेशन नेम मैच हुआ, ऑथेंटिकेशन डन। लेकिन हम लोग ये यूज नहीं करेंगे यहाँ पर पब्लिक सीए। रियल टाइम में क्या होता है, जब पब्लिक सीए होता है तो बहुत सारा काम करना नहीं पड़ता, बट क्योंकि हम यहाँ पे इसको बाई नहीं कर सकते हर सर्टिफिकेट के लिए, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक इंटरप्राइज सीए बनाना पड़ेगा, या कोई ओके। कंपनी जो नहीं चाह रही कि हर डिवाइस के लिए सीए जनरेट बनाए और ये सब करे, तो सारा का सारा काम हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा पहले सीए, उसके थ्रू कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये सब वन आपको सेकंड, काम, 1 सेकंड, जैसे आपका जो वी एज है, आप बोलना चाह रहे हो हर बी एच के लिए हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? हर एक डिवाइस, जितनी भी डिवाइस फैब्रिक के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, हर एक डिवाइस को उसका रूट सीए पता होना चाहिए, और हर एक डिवाइस एक दूसरे के साथ मतलब ऑथेंटिकेट और जो करेगा सर्टिफिकेट कंट्रोलर के होगा साथ। ये एफक्यूडीएन बेस्ड होगा, am I राइट? एफटीडीएन बेस्ड होगा, हाँ जी। आप जैसे आपका कोई राउटर है, उसका जो हमने नाम रखा है, उसके अगेंस्ट में उसकी सर्टिफिकेट बनेगी, am I राइट? सीरियल नंबर भी यूज करेगा। अच्छा, सीरियल नंबर भी यूज करेगा। अभी उन्होंने जो दिखाया था उसमें था ना, सीरियल नंबर भी ले रहा था वो। हम्म। अभी उस पे तो आते सीरियल हैं। नंबर तो वो तो की ले रहा, तो सीरियल नंबर तो सर्टिफिकेट बनने के बाद वो देता है, लेकिन जैसे हम सीएसआर जनरेट करते हैं तो उसमें हमको सर्टिफिकेट किसी भी डिवाइस का सीरियल नंबर नहीं देना रहता है, हाँ वो हाँ, आपका पहले नेम नहीं देना। होता है, हाँ नेम देना रहता है वो। सर्टिफिकेट के अंदर भी सीरियल हाँ। होता है वैसे, हम्म, हम्म। आप जो वो एक सीएसआर अलग में चीज आपका होती है। सीएसआर में वो नहीं डालना रहता है, आपको बस डिवाइस का नाम डालना रहता है। जैसे हमने आईएस का बना रखा है ना, तो आईएस का जो हमारा डीएनएस हाँ, विजुअलाइजेशन हो मतलब रहा है, आप ऑप्शनल उस होता है, नेम। अगर कुछ भी नहीं डालोगे तब भी चल जाएगा, नहीं, बट आप उसमें जितनी उसमें इंफॉर्मेशन डाल देते हो दैट्स गुड। सीरियल का भी ऑप्शन होता है तो मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ था, मैंने अगर आप रजिस्टर नहीं नहीं भी बनाया नहीं, था। जो डालोगे तब भी आप चल करते जाता हो, है, वैसे जो आप आप डाल दे करते सकते हो हो। वो हाँ वो अलग है, वैसे मैं नहीं नेम बेस होता। बना, डोमेन बेस बनाता हूँ, हाँ शायद हाँ उसमें हाँ ऑप्शन हाँ, होता होगा, सीरियल ऑप्शन बेस भी होता है। होता होगा, so मैंने चेक नहीं करा फिर। तो ये अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये मतलब हेक्टिक, मतलब सारे के लिए महंगा पड़ जाएगा, वो बेटर टू यूज द इंटरप्राइज होने में, राइट? अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी।
और एक ऑप्शन है, जैसे आपका डोमेन है, जैसे आपका नेटवर्क किया network.com, इस डोमेन के लिए मैंने एक सर्टिफिकेट ले लिया मैं, राइट? तो वो डोमेन अब XYZ आपका वो डोमेन तो सेम रहेगा लास्ट, ठीक है? जैसे हमारा jester.com चल रहा था, हमने क्या किया था, एक ही वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट ले लिया उसके लिए, और वो सारे मशीन पे डिप्लॉय कर दिया वाइल्ड सारे कार्ड का एप्लीकेशन। मतलब वो सारे डोमेन के साथ चल जाए, जैसे आपका बेस हाँ डोमेन हो गया हाँ india.com, हाँ तो हाँ mail.india हो गया, हाँ हाँ और आपका जो abc.india हो गया, सबके लिए चल जाएगा। जैसे फेसबुक हाँ। ने अपना दे रखा है, तो हम्म, वाइल्ड वाइल्ड कार्ड वाला ही है, हम्म। इसी तो तरीके से चलेगा। उस, या वो ले ले या इंडिविजुअल ले, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है इंडिविजुअल हमारे लोगे पास ना। सस्ता मिलेगा, और आप उसको लोगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, बस हम्म, ये है। हम्म। अब मैं आपको आज लैब टोपोलॉजी बनवा देता हूँ। अब इसमें जितनी भी फंडामेंटल थ्योरी थी ऑलमोस्ट कवर हो गई, अच्छा, आप और जो अब अभी नेक्स्ट सेशन से, पीडीएफ दिखा रहे थे ना, वो पीडीएफ हमें नहीं शेयर करा है ना आपने, हाँ जिसमें वो मैं कुछ दे दूंगा, अब दे दे रहा हूँ। ये आप दे दीजिए सर्टिफिकेट वाला, ये क्लास है के बाद आपका दे रहे। सर्टिफिकेट, जी। ये वाला हो गया आपका। और SD WAN VPN, हाँ ये देखिए डॉक्यूमेंट में आपको देने अभी दिखाने वाला था तो मिला नहीं मुझे। ये SD WAN में VPNs कितने हैं ये आप देख लेना, ये वाला डायग्राम अभी मैं समझा रहा था ना आपको, हम्म। तो ये एकदम इससे हम्म। क्लियर हो जाता है। राउटर ट्रांसपोर्ट देखा, अच्छा जीरो, ये आगे मैनेजमेंट सर्विस VPN हो गया। बस 512 हमारा हमेशा वो हाँ जी, यूज मैनेजमेंट नहीं के उसको कर, आप लिए। चेंज उसको नहीं यूज कर कर, सकते। चेंज नहीं कर सकते, ये वो आपका आ गया। मैनेजमेंट के लिए। हम्म। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वाला भी मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाया, इसमें तो स्टेप्स वगैरह लिखे गए हैं, और आपका जो प्रोसेस है वो है, इसको आप देख सकते हो काइंड ऑफ जनरल डॉक्यूमेंट। इसमें कौन सा डिवाइस, कौन सा मॉडल, कौन सा पोर्ट, ये सब मिल जाएगा आपको। हाँ, तो ये ये हम गो थ्रू कर तीन लेंगे डॉक्यूमेंट्स मतलब हम लोगों ने अभी तक रेफर किए। हाँ, तो ये दे दिए, नेक्स्ट क्लास में कुछ डाउट होगा तो हम आपसे पूछ लेंगे फिर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है और ये है एंड टू एंड, ये तो खैर दूसरी चीज है, तो ये मैंने आपको दे दिया। OMP के बारे में अब आपको और डिटेल पता चलेगी। अब ये सर्टिफिकेट वाला काम जो है अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो लैब एक्सेस करता हूँ मैं एक बारी, कुछ एक छोटी टोपोलॉजी बना देता हूँ आज। अच्छा, ये हमने हो गया हमारी आपका, लॉगिन आईडी बनी है क्या इसमें? हाँ वो आपको सर दे देंगे एक बार, बना देंगे वो। अभी तो खैर आज, आज मोस्ट प्रोबेबली आप ग्रुप में डाल देना, वो दे देंगे आपको आज। अच्छा, ये VPN से कनेक्ट करना पड़ेगा हाँ ना? ये रिमोट है एक, अच्छा। वैसे इसमें दो लिंक हैं, तो मैं अभी इसी से ही कर ले रहा हूँ। VPN भी है, लेकिन VPN में फिर आपको एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्ट लिंक से कर सकते हैं, ओके। ये है VPN, जैसे मैंने चल। VPN भी ले रखा है कनेक्ट करने के लिए, हम्म, तो यहाँ पर आप करना पड़ेगा। उससे अच्छा एक रिमोट मशीन है उसी पे कर लो, वो ज्यादा बेटर है। पब्लिक पे है वो। हाँ वो सब पब्लिक पे ही। अब ये आगे, अब जैसे मैं भी रिमोट लोकेशन से ही कर रहा हूँ, तो ये आपका है डोमेन, वो गाइड एक मिलेगी एक्सेस करना कैसे है, उसमें सब लिखा है। अब देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर रिमोट मशीन में आने के बाद आई हैव टू टाइप लोकल URL IP 1.252, सो ये आ जाएगा आपका ओपन होकर, एंड देन आई कैन टाइप यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब मेरा हो गया लैब, फर्स्ट लैब, टेस्ट lab 1, एंड इट्स SD WAN, कुछ भी नाम डाल सकते हो आप इस तरीके से, एंड देन सेव। अब यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, तो ये आपको इस तरीके से ब्लैंक पेज एक खुल जाएगा, काइंड ऑफ जैसे आपका जी, DNS है। GNS हो गया, या आप बोल सकते हो पैकेट ट्रेसर काइंड ऑफ, बट यहाँ पर सारी चीजें आपको रियल डिवाइसेस की मिलेंगी, रैम हाँ, CPU हार्डवेयर जो मिल रहा है। तो ये आपका जो पीनेट लैब है। EVNG वगैरह आया नया, सेम वैसे ही है ये। हाँ ये भी उसी का ही पार्ट है। अब यहाँ हम्म। पर अब मुझे क्या लेना है, सबसे पहले कंट्रोलर्स के लिए एक साइट बनानी है, तो कंट्रोलर्स जहाँ पे रखूंगा वो मैं अपनी साइट बना लेता हूँ एक। तो मैं पूरी टोपोलॉजी नहीं बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे कि मतलब ये आपको, हम बना रहे हैं क्लाउड में ही बनाएंगे कहीं पे, राइट? हाँ जी, अच्छा, क्लाउड में जनरल बना जो, सकते हो, ऑन प्रिमाइसेस भी बना सकते हो, इट्स हाँ अप जो टू यू। VS, हाँ ये सब है ही, लेकिन जनरली हाँ जो हम यूज, जो स्टैंडर्ड क्लाउड पैरामीटर पे ही होता है मिलता है क्लाउड, वो ये गूगल वो क्लाउड क्लाउड में डाला, मिलता है। अजूर पे डाला, कहीं पे डाल सकते हैं ना? सिस्को खुद अपना क्लाउड देता है इसके लिए।
अच्छा, सिस्को देती है एसडीओ, हम्म तो वहां पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। 3 वो थोड़ा सा लोग नहीं यूज करते, महंगा मिलता है, क्या है, लाइसेंस ले लेते हैं। तो ये हम वी में इस पे भी कर सकते हैं, इधर AWS पे। हम उसके हाँ, आप किसी जो में भी कर अप्लायंस सकते हो, अप्लायंस डिप्लॉय करना पड़ेगा हमें, राइट? अप्लायंस आपको करना पड़ेगा, वहां मिल जाएगा। AWS पे कॉस्टिंग आप टेस्ट पर्पज से कर रहे हो तो काफी महंगी आती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हम्म पर आवर्स के अकॉर्डिंग वो चार्ज करता है, हम्म और हम्म यहाँ पे रिसोर्स भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। हम्म जैसे मैं अभी ये भी मैनेज चला रहा हूँ, तो यहाँ हम्म पर मैंने इस वी मैनेज को चलाने के लिए 24 GB रैम चाहिए कम से कम, हम्म। हाँ, तो वो महंगा और यहाँ पड़ता पर है। 4 कोर CPU। हम्म तो मैंने ओके। वर्जन यूज किया 20, वी मैनेज वर्जन 20 चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन इसका 19 भी है, 20 लेटेस्ट है, 19 भी चल रहा है कई जगहों पे। तो ये एक मेरा वी मैनेज डिवाइस हो गया, और एक मैं वी बॉन्ड ले लेता हूँ। कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर की साइट है, मान लो ये मेरा हेड ऑफिस है जहाँ पर मैं अपने कंट्रोलर्स लगाऊंगा सारे। तो वी मैनेज हो गया, वी स्मार्ट हो गया, वी बॉन्ड हो गया, वी एज हो गया। तो ये वी स्मार्ट हो गया एक मेरा, और एक आपका हो गया वी बॉन्ड। अब जब आप सर्टिफिकेट इसका लाइसेंस बाय करते हो ना, तो वहां पे बोलता है ऑर्गेनाइजेशन नेम। थ्रू आउट हर एक डिवाइस पे आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम भी डालना पड़ेगा। जैसे मान लिया आपके ऑर्गेनाइजेशन नेम SCL है, तो आप हम्म, जब लाइसेंस बाय करोगे तो वहां बोलेगा ऑर्गेनाइजेशन नेम की एक फील्ड आएगी। और हाँ, ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको ये भी बताना पड़ेगा हर एक डिवाइस पे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्या। हम्म, हम्म ये भी एक यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। एंड अब हम हर एक डिवाइस को मतलब मैनेजमेंट के थ्रू एक्सेस करेंगे, तो VPN 512 से कनेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हमें कंसोल चाहिए हर एक डिवाइस का। तो मैनेजमेंट क्लाउड यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। मैनेजमेंट मतलब जिससे आप 172 सीरीज का IP आपको कॉन्फ़िगर करना, और यहाँ ब्राउजर पे आप उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इथरनेट 0, और ये हो गया वी बॉन्ड, और ये हो गया वी स्मार्ट। तो इसको बोलते हैं हम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के अंदर आपके पास यही सबसे पहला वर्क होता है कि आप डिवाइस को ऑन करो, एंड देन अकॉर्डिंगली उस पे जो है CLI बेस्ड कमांड चलाकर आप फर्स्ट मतलब प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अब हर एक डिवाइस को आपको सिस्टम IP देने पड़ेगा। 3 कंपोनेंट्स है मेन, जो आपको हर एक डिवाइस को देना पड़ेगा मैनुअली पहले। सिस्टम IP इज इक्विवेलेंट टू राउटर ID, जैसे होता था। तो मान लो सिस्टम IP इसका हो गया 111। हम्म ऑटो यहाँ पर नहीं लेगा किसी भी डिवाइस का, राउटर ID तो ले लेता था कुछ कुछ डिवाइसेस में। वी बॉन्ड का मैंने 3 डाल दिया, और वी स्मार्ट का सिस्टम IP मेरा हो गया 2। और जब रियल सिनेरियो में ये ISO हमें देनी पड़ेगी डिप्लॉय करने के लिए, किसी भी मतलब अगर देखो, अपने कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लॉयमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा ना मैनुअली पहले। हाँ। हम्म कंट्रोलर तो आपको फर्स्ट टाइम पूरा रन करके स्पिन करके चलाना पड़ेगा प्रॉपर, हम्म। CA वगैरह बनाना पड़ेगा, सारा कनेक्ट करना पड़ेगा। मेन कॉन्फ़िगरेशन इसी की है, तो इसके बाद ही हम कर सकते हैं। हाँ, जब तक ये नहीं, तब तक आप राउटर वगैरह चला के कोई फायदा नहीं होगा ना, अभी कंट्रोलर ही अपना ही है। हम्म तो हम अभी जो देख रहे हैं कंट्रोलर प्रोसेस देख रहे हैं, वी स्मार्ट मेरा आप आ गया है। हम्म। तो 20.6.3 दिखा रहा है, मैंने लॉग इन किया एडमिन। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, कह रहा है इनिशियलाइज हो रहा है। अब देखो सिस्टम रेडी आ गया, एंड देन पासवर्ड एडमिन। अब जैसे आप लॉग इन करते हो, पासवर्ड चेंज करने के लिए मांगता है, मैंने फिर से वही पासवर्ड डाल दिया, एडमिन एडमिन ही, कुछ भी डाल सकते हो। अभी ये आपका आ गया जी कॉन्फ़िगर स्मॉल। मतलब प्रिविलेज मोड काइंड ऑफ, जहाँ पे आप देखते हो शो रन वगैरह चला सकते हो। अभी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन इस पे नहीं है, लेकिन अगर आप देखते हो कि यहाँ पर आपका जो ये इंटरफेस है, ये आपका VPN 0 Ethernet 0 यहाँ पे दिखा रहा है, और ये एक ट्रांसपोर्ट VPN बना हुआ है ऑलरेडी। तो ये सेटिंग्स आपको मिल रही हैं ऑलरेडी।
ये बाय डिफॉल्ट यही रहता है राइट, VPN 0, ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन। 1 2 मैनेजमेंट हो गया हमारा एक, और 0 आपका हो गया वो VPN 0 जिसमें आपका VPN जो अपना LAN 1। इंटरनेट की लाइन लगती है जहाँ पे। हाँ हम्म। WAN। हाँ अब मान लो कि इसी तरीके से आप देखोगे इसमें भी वी मैनेज पे आपने लॉगिन किया, तो वी मैनेज पे लॉगिन करने के लिए फिर से पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है। पासवर्ड चेंज, अब यहाँ पे आपके पास क्या आता है, कंप्यूट एंड डेटा। पुराने वर्जन में ये सब ऑप्शंस नहीं आते थे, यहाँ पे आता है सेलेक्ट पर्सोनास फॉर वी मैनेज। कंप्यूट एंड डेटा का मतलब कॉन्फ़िगरेशंस, और आप यहाँ पे मतलब कॉन्फ़िगरेशंस भी करना चाहते हो और यहाँ पे एनालिसिस भी करना चाहते हो, तो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, कंप्यूट एंड डेटा दोनों करना चाहते हैं, और देन वाई। अब मेरे पास जो यहाँ पर डिस्क अवेलेबल है वो है मेरे पास 200 GB वी मैनेज के लिए। इस टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए मैंने 200 GB रखा है। वैसे आप रियल टाइम में देखते हो टीवीज में, तो अब मुझे अपना स्टोरेज या कॉन्फ़िगरेशन सेव करना है VDB के अंदर, तो ऑप्शन आ रहा है VDB का 1, तो ये आप यहाँ पे कर दो, एंड देन वाई। जब आप उसके अंदर इंस्टॉल करते हो इस इमेज को, क्या बोलते हैं, ESXi के अंदर, तो वहां पर अपना डिस्क बढ़ा सकते हो, 200 400 500 1 TB जितना भी आपको लेना है। अब ये आपका हो रहा है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टाइम का। अभी थोड़ा सा टाइम लेता है। मीनवाइल हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक एक आईपी हम यहाँ पर डाल सकते हैं इन इंटरफेसेस पे। तो अगर आप यहाँ पर आईपी डालोगे तो डाल सकते हो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस या नहीं ले रहा है, सिस्को वाले शो कमांड इसमें चल, इंटरफेस, हाँ सिस्को वाले कमांड ऑलमोस्ट चल चल जाए। जाती है, वही है, शो इंटरफेस इथरनेट 0। तो देखता हूँ DSCP से कुछ मिला या नहीं। तो एक्चुअली क्या है, अगर आपका DSCP चल रहा है तो हमारे लैब के अंदर क्या है कि अगर आप मैनेजमेंट क्लाउड है तो क्लाउड यहाँ पे कुछ नहीं है एक्चुअली, ये आपका एक इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारा सर्वर है या जहाँ पे ये लैब चल रही। तो और उस ये जो मैनेजमेंट क्लाउड है उसका सबनेट है 172। हम्म ठीक है, तो उसी 172 रेंज में एक DSCP सर्वर लगा हुआ है, तो जिसकी हेल्प से आपको आईपी मिल गया ये यहाँ पर। हम्म तो इसलिए लगाया हुआ, जैसे आपको DSCP वाला प्रोसेस देखना है कहीं पे तो मिल जाएगा। बाकी आप मैनुअली भी इसी सबनेट का आईपी डाल सकते हो इस इंटरफेस पे, इसका मैक एड्रेस ये है। दूसरा, ये तो हो गया क्या, मैनेजमेंट इंटरफेस। दूसरा ट्रांसपोर्ट इंटरफेस भी हमें यहाँ पे लेना है, तो ट्रांसपोर्ट इंटरफेसेस सारे मैं एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ इसमें। ये आपका मान लो लोकल स्विच है जिससे हम्म आप सारे कंट्रोलर्स को कनेक्ट कर रहे हो, हम्म ये हो गया लोकल स्विच। तो दूसरे इंटरफेसेस जो आपके हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर, अभी अब कंट्रोलर्स के अंदर एक ट्रांसपोर्ट लिंक हो सकता है सभी डिवाइसेस में, एक से ज्यादा भी आप यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ये हो गया आपके पास तीनों के तीनों ट्रांसपोर्ट लिंक, और ये मैंने स्विच को ऑन कर दिया। अब यहाँ पर जो आईपीज आपको लेने, अब लैब के अकॉर्डिंग कुछ भी ले लो, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 10.1.1.10/24 फॉर दिस वी मैनेजर, एंड इस इंटरफेस पर आपका हो जाएगा 30, एंड यहाँ पर हो जाएगा लेट्स से 20। ये हो गया। अब मान लो कि मैं भी स्मार्ट पे अभी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ पहला,
फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर ईथरनेट 1 पर आईपी डालता हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल सिस्टम। अब मान लो अगर आपको बेसिकली किसी वीपीएन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना है कमांड लाइन से, तो वीपीएन नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो आ रहा है। अब जो कंट्रोलर्स हैं उन पर जो वीपीएन अलाउ हैं वो आपके जो है 0 और 512 ही हैं। कंट्रोलर्स पर आप सर्विस वीपीएन या वीआरएफ नहीं बना सकते, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पर कोई लैन कनेक्टिविटी वगैरह आपको नहीं रखनी है, जस्ट कंट्रोलर। हम्म। तो उस हिसाब से आपको दिखता है यहाँ पर। अब अगर आप सिस्टम के अंदर आते हो, जैसे मैंने सिस्टम चलाया, अब यहाँ पर आकर आप क्या कर सकते हो, सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीजें डालनी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन नेम से लाइसेंस लिया उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। हमारी तो प्री मैंने रिक्विजिट्स क्या 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 है इसमें, जो मैनुअल जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, वी मैनेज वी स्मार्ट वी मोड, क्या क्या डालना रहता है उसमें? एक तो मैनेजमेंट आईपी, वो अगर डीएचसीपी तो ले लिया इधर, वी नीड टू कॉन्फ़िगर देम, राइट? हाँ जी, और दूसरा हो गया आपका आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम, राइट? ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया, सिस्टम आईपी हो गया। हम्म। सिस्टम आईपी, जैसे मेरे सिस्टम आईपी मैंने इस पे क्या लिया वो आपको डालना वी बॉन्ड के लिए H222। हम्म। तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया क्या 222। हम्म। वी बॉन्ड हर किसी को बताना होता है कंट्रोलर्स पे मैनुअली। सो कंट्रोलर का वी बॉन्ड हमारा है क्या 10.3.3.10.1.1.30। और ये ट्रांसपोर्ट वाले लिंक से ही हमेशा ट्रैफिक इनिशिएट करता है, मैनेजमेंट से नहीं जाएगा। तो आपको ये वाला आईपी बताना है। तो मैंने आप बता दिया वी बॉन्ड इज 10.1.1.30। और उसके बाद आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन नेम। ऑर्गेनाइजेशन नेम मेरा क्या है, विप्टेला SD वैन। मैंने इसी ऑर्गेनाइजेशन नेम किसके साथ लिया वो लाइसेंस, तो आप यहाँ पे कर सकते हो इस तरीके से। सिस्टम आईपी हो गया, वी बॉन्ड हो गया, ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया। और उसके बाद आपको हर एक साइट के लिए एक लॉजिकल साइट नंबर भी देना होता है। जैसे मान लो कंट्रोलर्स मेरी साइट नंबर 5 पे हैं, सारे कंट्रोलर्स मेरे एक ही साइट पर हैं, तो हर एक साइट का आप नंबर दे सकते हो। साइट आईडी यहाँ पे 5 हो गई मेरी। और ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या हो गया यहाँ पर, जिस नाम से मैंने लाइसेंस लिया, टेला SD वैन। ये आपका हो गया यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम और साइट आईडी। तो हर एक डिवाइस को पता होना चाहिए कौन सी साइट आईडी पर वो है। साइट आईडी लॉजिकली उसको डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सी साइट से आ रहा है। मतलब अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो गए जो आपके साइट या लोकल उस लोकेशन को डिफाइन करेगा। दैट्स इट। मतलब एक तो हो गया आपका सिस्टम आईपी, एक कंट्रोलर आईपी है, राइट? अलग अलग दो, एक सिस्टम पे दो आईपी आ गए। एक आपकी सिस्टम आईपी होगी, सिस्टम आईपी मैनेज, आपकी वो मैनेजमेंट कौन सी आईपी होगी सिस्टम वाली? वन सेकंड बैक सिस्टम इसमें। आईपी का मतलब राउटर आईडी हो गया। इस राउटर आईडी पर्टिकुलर होती डिवाइस, है। इस पर्टिकुलर डिवाइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अच्छा, और जो आपकी कंट्रोलर आईपी होगी? वी बॉन्ड आईपी है वो। वो वी बॉन्ड का आईपी वी है। बॉन्ड आईपी, अभी कंट्रोलर आईपी तो डिफाइन ही नहीं किया ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट बैक हम स्क्रीन वी बैक। स्मार्ट पे, हम वी अच्छा अच्छा, स्मार्ट पे है ना यस, काबिल भाई, हाँ। तो उस पे बॉन्ड का आईपी डिफाइन कर मैंने रहे हैं। वो वी बॉन्ड मैं बता रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वी बॉन्ड ये है, हम्म, ऑथेंटिकेट इससे कराना। एक बार स्क्रीन पे जाइएगा, जो आपका टोपोलॉजी बनाया था 10.1.130, हम्म, ये वी बॉन्ड का आईपी डाला आपने ना, 10.1.1। हाँ जी 30। और जी, और जो ये दो इंटरफेस, मैं थोड़ा सा मेरी लैग कर गई थी स्क्रीन उस समय, चला गया था आवाज। बैक आ ये जाओ, ये और वी सिस्टम स्मार्ट आईपी, नीचे वाले पे डाल नहीं रहे नहीं हो ना, नहीं, नीचे वाले एक पे मिनट, डाल। जो सिस्टम आईपी और ये अदर इंटरफेस, दूसरा इंटरफेस कौन सा है? ये इथरनेट वन जो डाला है सब पे हमने, वी इथरनेट 1 मैनेज। पे आईपी है और 0 आपका मैनेजमेंट हो गया। अच्छा, जीरो मैनेजमेंट है, ये इथरनेट होगा। ओके। हाँ जी। कामिल भाई अभी जो 22 डाला है किसी इंटरफेस पे नहीं डाला, ये एज अ सिस्टम राउटर आईपी आईडी है, डाला है। काइंड ऑफ राउटर आईडी। अच्छा यस, अच्छा। करेक्ट। हम्म। अब आप यहाँ इंटरफेस पे पे नहीं जो डाल चेंजेस रहा। करोगे उसको कमिट करना पड़ेगा। हम्म। ओके। तो अब यहाँ यस। अगर आप कमिट करोगे तो आपका सही होगा, तो कमिट कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। अब ये सेव हो गया, आपको कॉन्फ़िगरेशन और कमिट भी हो गया। अब आप यहाँ पे आके रन में देख सकते हो, शो रन, ये दिखा रहा है वेबटेला SD वैन। ऑर्गेनाइजेशन ने वी बॉन्ड, इसके बारे में पता चल गया। साइट आईडी है, सिस्टम आईपी है। होस्ट नेम भी आप चेंज कर सकते हो, वो भी सिस्टम का ही पार्ट है। कॉन्फ़िग टर्मिनल
और सिस्टम होस्ट नेम, और यहाँ पर हम दे देंगे वी स्मार्ट, इस तरीके से दे दिया। फिर से आपको कमिट करना है। अब मान लो आपको इस पर्टिकुलर पोर्ट पर आईपी डालना है विच इज ईथरनेट 1। तो आपको यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट वीपीएन है, तो पहले वीपीएन के अंदर जाओ, इंटरफेस। अब एक बार पहले देख लो कॉन्फ़िगरेशन, कहीं ये ईथरनेट 1 इंटरफेस आपका किसी के अंदर होना ऑलरेडी। तो यहाँ से आपने कॉन्फ़िगरेशन देखा, ईथरनेट अभी 1 इंटरफेस कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो आप इसको वीपीएन 0 के अंदर डालना चाहते हो। ठीक है, नहीं, अगर डालेंगे भी तो आई गेस वो एरर दे देगा ना, अगर ऑलरेडी कमिट करने में एरर देगा। अच्छा, वैसे वीपीएन नहीं 0 देगा। वैसे नहीं देगा। आपका अब यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट करना है, इंटरफेस ईथरनेट 1, और उसके बाद अब यहाँ पे ये हमारा टनल इंटरफेस रहेगा, जिससे मैं अपनी टनल बनाऊंगा। तो यहाँ पर आपको टनल इंटरफेस, उसके बाद अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने के लिए। यहाँ पर आ रहा है टनल इंटरफेस अलाउ सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज अलाउ कर देना चाहते हो इस टनल के ऊपर। तो आपको अभी अगर कुछ लगता है आपके लिए यूजफुल है तो कर दो, बाकी अभी फिलहाल हम मान लो यहाँ पे एस टनल के ऊपर एसएसडी इनेबल कर दे रहे हैं, एसएसएच मतलब, और बस एक ही सर्विस इनेबल कर रहा हूँ, नेट कॉन्फ भी कर दे रहा हूँ। हाँ, नेटकॉन तो चाहिए होगी ना। अब उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट करो, फिर इथरनेट इंटरफेस के ऊपर ही आना है, ये यहाँ अच्छा, हर चलिए। को बाहर आना पड़ेगा। या तो आप टनल इंटरफेस पहले सेलेक्ट कर लो, उसके बाद वहां ओके। के अंदर अब यहाँ पे चलाते रहो। अब या तो हम्म बाहर जा हम्म। करो, अभी आपने कर दिया, अब एग्जिट अच्छा, कर यहाँ दो। पे तो सिर्फ हम अलाउ सर्विसेज लिख सकते हैं, अब हम इंटरनल के अंदर ही हैं। हाँ, यस, अब इंटरफेस के ओके। ऊपर आओ, आईपी एड्रेस 10.1.1. जो भी इसका लोकल आईपी है, सो इट्स 20 और /24, नो शट डाउन एंड देन एग्जिट। अब उसके बाद आप यहाँ पे कमिट कर दो, कमिट हो गया, डन। अब आप देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया होगा, इथरनेट 1 पे इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया अभी। अब जैसे मैंने अभी चलाया तो बाय डिफॉल्ट कई सारी सर्विसेज पहले से ही इनेबल होती हैं, जैसे यहाँ पर हम्म, अलाउड सर्विसेज डीएचसीपी डीएनएस ये सब दिखा रहा है। हम्म। तो हम उसको यहाँ पर हटा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आपका वीपीएन 0 के अंदर आ रहा है। अच्छा, राउटिंग एक टेबल चेक करने के लिए शो एक राउट कमांड। एक एक मिनट, इस पे एक क्वेश्चन है। जैसे हमारा एज के लिए 3 इंटरफेस चाहिए ना, 3 भी है आपका, जैसे मैनेजमेंट हो गया एक, एज नहीं है ना, ये इट्स हाँ एज एंड कंट्रोलर। इस, हाँ कंट्रोलर के लिए क्या है, 2 इंटरफेस चाहिए हमें। कंट्रोलर के लिए 2 इंटरफेस चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट और एक मैनेजमेंट। बस वही मैं सोचता था मैं कि 2 ही बस, चाहिए ना। यस, हाँ। एक मैनेजर। सर्विस वीपीएन यहाँ, सर्विस राउट बेस्ड वीपीएन यहाँ पे कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं, लैन वगैरह राउटिंग या हाँ उसमें मतलब, हाँ, पार्टिसिपेट बस नहीं कर बस रहा 2 इंटरफेस ही चाहिए हमें है। यस, इसके लिए। बस 2 इंटरफेस चाहिए। अब तो आप एक, यहाँ पे देखो, जो आपका मैनेजमेंट इंटरफेस है उसको 512 के अंदर डालना है, तो वीपीएन 0 से पहले उसको हटा दो, क्योंकि वो वीपीएन 0 के अंदर है। शो रन। अब आप यहाँ पे करके देखोगे तो ये वाला पार्ट आपका वीपीएन 0 में दिखा रहा है, इथरनेट 0, बट वी हैव टू रिमूव कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल एंड वीपीएन 0, नो इंटरफेस इथरनेट 0 हम्म। एंड देन कमिट। ये बाहर हो गया उससे। एंड ओके। देन आपका आ जाओ यहाँ पर वीपीएन 512 के अंदर, और इंटरफेस इंटरफेस इथरनेट 0, बस कमिट कर दो। नहीं, बहुत है। मैनेजमेंट। अब बाकी डीएचसीपी से उसको आईपी मिला ही हुआ है। अब राउटिंग टेबल में देखना आपका वीआरएफ वाइज दिखाएगा, कह रहा है कि जो हम्म। आपका ये वाला है 0, 0 के अंदर ये वाला इंटरफेस है, एंड आपका जो सिस्टम आईपी है, सिस्टम आईपी भी अपने आप एडवर्टाइज कर देता है। 0 अब के थोड़ा अंदर सा ही। यहाँ पर एमपीएलएस पे आते हैं। एमपीएलएस के अंदर क्या होता था, जब आप एलडीपी पियरिंग इनेबल करते थे, याद है आप लोगों को, राइट राइट। लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, तो हाँ उसके हाँ। अंदर अगर आप राउटर आईडी को एडवर्टाइज नहीं करते थे, हाँ जी हाँ जी। तो हमेशा क्या आता था, एरर आता था, वो नेवर एरर शो अप आती नहीं थी वो, होता। यहाँ क्योंकि पर एलडी जाओगे को वो मैंडेटरी है सिस्टम, उसके लिए। हाँ, सिस्टम आईपी जब जो भी डालोगे अपने आप क्या होगा, वो राउटिंग टेबल में आ जाएगा।
तो ये ऑटोमेटिकली चीज सही है इसके अंदर, और वो VPN 0 के अंदर ही आएगा। तो हर एक डिवाइस को ये अपनी इंफॉर्मेशन बताएगा ओवर ट्रांसपोर्ट की मैं टू हूँ एंड आई एम वी स्मार्ट, पर्सनालिटी भी ओके। बताएगा अपनी। अब जो राउटिंग टेबल है ये मेन राउटिंग टेबल होगी मेरी। जैसे ही आप उसको 512 के अंदर डालोगे, मैनेजमेंट प्लेन की हम्म। राउटिंग टेबल यहाँ नहीं दिखाएगा। हाँ, वो तो उसकी अलग दिखाएगा, शो आईपी राउट और वीआरएफ डालना पड़ेगा हमें। हाँ। अब यहाँ पर आपका 0 ही आएगा, उसकी सेपरेट चलेगी। यहाँ पे कोई मतलब मैनेजमेंट की ऐसी राउटिंग टेबल दिखाता नहीं कंट्रोलर्स पे। आप डालोगे वैसे VH होता तो 10 20 30 के लिए दिखाता, बट ये इंटरफेस डेडिकेटेड इसके लिए हो गया आपका, मतलब मैनेजमेंट के लिए जस्ट। अब ये शट डाउन है। अब इसको मैं अप कर देता हूँ एक बार, तब आपका दिखाएगा। हाँ। वो VPN 512 और यहाँ पर इंटरफेस ईथरनेट 0 अब आ जाएगा। हाँ, IP दिखाएगा शायद राउटिंग कमिट। IP DHCP क्लाइंट क्लाइंट। एंड कमिट। ये अब मेरे ख्याल से इसको एड्रेस मिलेगा तो दिखाना चाहिए। आ गया अब। उसमें दिखाएगी वीपीएन आ आ गया ना, गया। अब यहाँ पर सारी आपकी टेबल्स आ गई 512। अब यहाँ पे भी हम्म। 512 अब आने राइट। लगा। वही नहीं चला ना, तभी मैंने उसको देखा कि आप है या नहीं। फिर जब हम्म। आपने उधर से रिमूव किया तो वो फिर वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करना शट पड़ेगा। डाउन में आ गया तो फिर से। ओके। अब ये आपका बन गया। अब यहाँ पे 2 VRF बन गए और ये आपके एक्सपेक्टेड वे में चल रहे हैं अभी। तो ये इतना हम्म। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा सभी डिवाइसेस में आकर। उसके बाद सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट सर्वर बनाना पड़ेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, यहाँ पे कमिटी कमांड चलानी। तो आप लोग इतना काम कर सकते हो सभी पे एटलीस्ट चला के। नेक्स्ट सेशन में हम वी मैनेज को ही एक रूट CA बना लेंगे। वी मैनेज को आप CA बना सकते हो, और उसके लिए आपको लिनक्स मोड इसमें दिया गया है, जहां पर जाकर आपको कमांड चलानी होती है रूट CA बनाने के लिए। तो वो कमांड्स भी मैं आपको दे दूंगा आगे सेशन में। तो इस पे कुछ लाइनेक्स की जो कमांड्स हैं वो आपकी चलती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। लाइनेक्स मोड दिया गया है एक, CLI मोड, शेल अच्छा। मोड भी बोलते हैं उसको। हाँ जी। ये आ गया शेल, ये आपका लाइनेक्स मोड आ गया। अब शेल मोड के अंदर आप जाकर यहाँ पर LS कमांड चला सकते हो, LS-L CD। यहाँ पर ये सारा आपका लाइनेक्स मोड आ गया। इफ कॉन्फ़िग चलाओगे चल जाएगा। सिस्टम IP टर्न सब दिखाता है उसी तरीके से। एक्चुअल में बैकग्राउंड में ये लाइनेक्स ही है। ठीक है, आज के सेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। आज हम लोगों ने ये मतलब यहाँ एक तक कर एक लिया एक क्वेश्चन है, डिप्लॉयमेंट। जैसे वी मैनेज वी मोड सारे हमें ये एटलीस्ट एक पब्लिक आईपी होनी चाहिए इन पे ना, मतलब या नेट के थ्रू जाए या कैसे जाए हाँ, नेट पब्लिकली के थ्रू एक्सपोज। होना चाहिए। हम्म। एटलीस्ट नेटिंग होनी चाहिए, जिससे अगर होगा अगर क्या अगर कि नॉर्मल हम रीचेबिलिटी बन जाए। ट्रेडिशनल में रहते हैं तो वो DMZ में रहने चाहिए, अगर ट्रेडिशनल नेटवर्क में जैसे ESXi यस, पे है। DMZ में ही होना चाहिए। हम्म। रियल टाइम में आपको DMZ में ही मिलता है ये सारा। हम्म। DMZ के अंदर ही मिलता है। DMZ एक आपका ले, सिक्योर होता है, एक बाकी लेगा अगर एक प्लान एक में कोई लेगो का। डाल देता है। एक मैनेजमेंट आईपी हो जाएगी उसकी, और एक पब्लिक आईपी जो एक्सपो जाएगी, दोनों को गया मैं, राइट। हाँ, पब्लिक IP हो गया जिससे वो बाहर निकल रहा है। अब जरूरी अच्छा। नहीं लेकिन स्टैटिक हो। हाँ। वीवॉन्ड के लिए स्टैटिक चाहिए, बाकी डिवाइसेस डायनेमिक से भी चल जाएगा। अच्छा। हम्म। ठीक है, चलिए आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए।